हेलो 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 हेलो। ओके, चलिए फिर अब बात करते हैं ईवीएस की यूनिट 2 पर। एनवायरमेंटल स्टडीज में यूनिट 2 पर। यूनिट 1 में हमने बात करी इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और बाकी सब चीजों के बारे में। उसके बाद हमारे पास यूनिट 2 में आ जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एनवायरमेंट में अलग अलग टाइप के पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। जैसे हमने बात करी थी ना, अगर जनरल नॉलेज ठीक ठाक हो तो बहुत आसान टॉपिक है ये तो, बट कुछ चीजें हम इसमें बड़ी टेक्निकल सी पढ़ते हैं, बड़ी मजेदार सी पढ़ते हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई की जा रही है टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय दीज पोल्यूशंस। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और biological characteristics of any component of the environmental which causes harmful effects on various forms of life। उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉल्यूशन बोलते हैं। और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस है जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर रॉन्ग प्लेस में अनडिजायरेबली बढ़ जाता है, गलत समय पर गलत टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन उनका बढ़ गया, तो वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन करते हैं। यानी कि वही क्या है? पॉल्यूटेंट हैं। जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो क्या है? पॉल्यूटेंट है। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली एक पॉल्यूटेंट है। अगर वो अनडिजायरेबली उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? देन इट इज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर भी ऐसे प्लांट्स के लिए नीडी होता है, मतलब जरूरी है प्लांट्स को हम डालते हैं, बढ़िया यील्ड मिले, बढ़िया प्रोडक्शन है उससे। लेकिन अगर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो वो अलग अलग टाइप के पॉल्यूशंस क्रिएट कर सकता है। तो फर्टिलाइजर कैन बी ए पॉल्यूटेंट अगर रॉन्ग टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसका एक जगह पे बढ़ जाता है। क्लियर है बात? चलिए, पॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर रेडिएशन पॉल्यूशन। कुछ कुछ आइडिया तो ऐसे सुन के लग गया होगा क्या होते हैं। एयर पॉल्यूशन जो हवा में हो रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, सॉइल पॉल्यूशन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, सॉइल पॉल्यूशन इजी बात करते हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल क्या होती है? इट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लैंड, द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, जो कि पूरे लाइफ को, हमारा जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब यहां से मिलते हैं और इन्हीं में प्लांट्स उगते हैं। यही प्लांट्स को जगह मिलता है, एक बेड मिलता है जिस पर प्लांट्स उगते हैं। तो सॉइल क्या है? अपरमोस्ट लेयर है जो कि बहुत प्रेशियस रिसोर्स है हमारे लिए। प्रोवाइड्स फूड एंड फॉडर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन। फॉडर क्या होता है? जो गाय भैंस को चारा वगैरह खिलाया जाता है ना, उसे फॉडर बोलते हैं। तो फूड और फॉडर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन। बट अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो ये हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। Soil pollution is defined as undesirable characteristics in the physiochemical properties which have adverse effects on human beings, plant growth and animals। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसमें अगर किसी एक चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसके कारण एडवर्स इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमारे पास सॉइल पोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सॉइल पोल्यूशन मेजर कॉजेस क्या क्या है? माइनिंग या फिर क्वायरिंग, माइनिंग वगैरह, इंडस्ट्रियल हाउसहोल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये सब क्या है? हमारे सॉइल पोल्यूशन के कारण है। अलग अलग हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट इन देम टू रीच टू सॉइल इवेंचुअली इन ऑल वाटर बॉडीज। तो ये क्या करते हैं? हमारे पास नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं और उसको इकोसिस्टम का पॉल्यूट करते हैं। और यहां से वाटर के साथ अगर इरिगेशन तुमने किया या ड्रेनेज में निकल के वो सारी की सारी चीजें कहां चली गई? वाटर में। तो वहां पे साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी हमारे पास हो जाता है। क्लियर है बात? सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन को मिटिगेट कैसे किया जाएगा? मतलब हम बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस और उसके मिटिगेशन के तरीके, तो वो सब कैसे किया जाएगा? तो कॉजेज हमारे पास ये हो गए। अब उसके बाद कुछ हमारे पास पॉल्यूशन सोर्सेज कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे कि पॉलिथीन, गार्बेज, ऑर्गेनिक वेस्ट, पेपर, मेटल के कंटेनर, छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसीस। वो सब क्या करते हैं? सॉइल को जाकर हार्म पहुंचाते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीशन एक एड पैथोजेंस टू द सॉइल। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड। तो वो जब सॉइल में जाता है या एनिमल एक्सक्रीटा सॉइल में जाता है तो वहां पर उसमें पैथोजेंस की संख्या बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो अगर ऐसे के ऐसी सॉइल में डंप कर दिया गया तो उससे क्या होता है? वहां का जो कॉम्पोजिशन है सॉइल का वो चेंज हो जाता है, वहां की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिससे वहां के प्राणियों पर, फ्लोरा फौना दोनों पर प्रभाव पड़ता है।
फर्टिलाइजर्स हमारे पास होते हैं, द एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स लीड्स टू नाइट्रेट डिस्चार्ज इन द सॉइल एंड अल्टीमेटली इट पॉल्यूट्स द ग्राउंड वाटर। जो नीचे वाटर टेबल में है वो नीचे वाटर टेबल में चला जाता है। तुमने इरिगेशन करी है तो वाटर के साथ वो नीचे चला जाता है, उसके साथ डिसॉल्व होके। ह्यूमन बीइंग ड्रिंक करते हैं जब उस नाइट्रेट रिच वाटर को, तो वो नाइट्राइट जो है मतलब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ intestinal flora. The nitrates have an affinity to human globin and combines with to form methemoglobin which interferes with oxygen carrying capacity of the blood. इसको बोलते हैं मेथमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, अच्छा मेथोमोग्लोबिनेमिया, इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास जो नाइट्रेट थे वो हमारी बॉडी में चले गए, बॉडी में वो कन्वर्ट हो गए नाइट्राइट्स में, और उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के प्रति काफी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये हमारे पास एक बीमारी हो जाती है, इन्फेंट्स में जनरली हमें देखने को मिलती है, एंड ऑफन रिजल्ट्स इन ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या आ जाते हैं, स्किन का कलरेशन ब्लू हो जाता है, वास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारे पास होने लग जाती हैं, और हेडेक एटसेट्रा आता है। इसके बाद पेस्टिसाइड्स जो कुछ टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारे पॉल्यूटेंट की तरह होते हैं, जैसे कि डीडीटी डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन हमारे पास एक पेस्टिसाइड होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं पेस्ट को मारने के लिए। लेकिन क्या होता है, अगर वो एक तो पहली बात है वो केमिकल है तो ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ब्रेकडाउन नेचर में उसका हो नहीं पा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ एनिमल्स में बढ़ जाएगा, जो वहां पर फीड कर रहे हैं उस एरिया में, वहां पर उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, उस एनिमल में बढ़ जाएगा। अगर वो एनिमल उसको फ्लश आउट नहीं कर पाता है जल्दी, तो क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी बॉडी में उसका बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं अपन बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि concentration increases if the animal is unable to flush them out of its body. अब अगर मान लो वही हमारे पास जो अफेक्टेड एनिमल है उसको किसी और एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, तो उसका जितना भी हमारे पास टॉक्सिक्स थे और जितने केमिकल्स थे, ड्रग्स वगैरह थे, वो सारे उस दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब उसको किसी और ने खा लिया तो वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास हर जैसे जैसे टॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है मटेरियल का, केमिकल्स का, ये सब बढ़ता जाता है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स, ये जो हमारे डीडीटी होते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस एज वी गो अप द ट्रॉपिक लेवल्स। फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है सॉइल पोल्यूशन करता है अगर उसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर लिया जाए, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसके बाद एटमॉस्फेयर फॉलआउट, न्यूक्लियर डस्ट जो है वो जो जाती है वहां पे नीचे, रेडियो एक्टिव है तो आसपास के फ्लोरा फौना सबको खत्म कर देती है। डिस्चार्ज फ्रॉम रेडियो एक्टिव लेबोरेटरीज, कोई ऐसा डिस्चार्ज तुमने डायरेक्ट सॉइल में कर दिया जिसको तुमने पहले ट्रीट नहीं किया, तो वो सब क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो जाता है। एग्जाम्पल्स, thorium, uranium, radium and cesium are commonly found in environment that keeps emitting radiations. Clear है? अब इफेक्ट्स क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, पॉलीथीन, मेटल, और ये सब जो है डिग्रेड नहीं होते हैं इजीली, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल को टॉक्सिक बनाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे अगर बात करें नॉर्मल चीजों की तो 10 साल में, 50 साल में डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब इससे तो बहुत जल्दी हो जाता है। बट जो ये है हमारे पास नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल, इनमें से जैसे कुछ प्लास्टिक्स होती है जो 500 साल तक भी डिग्रेड नहीं हो पाती, तो सॉइल की टॉक्सिसिटी ये बढ़ाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे आल्सो अल्टर द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड डिस्टर्ब देयर नेचुरल कॉम्पोजिशन, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हमें जो देखने को मिलता है राजस्थान पंजाब में इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, क्यों, उस सॉइल पोल्यूशन के कारण। रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस डम्प्ड ऑन सॉइल परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो रेडिएशन वो काफी लंबे समय तक रहती है, जैसे वो पता है ना तुम्हें, हाफ लाइफ बहुत लंबी लंबी होती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में लाइफ हाफ लाइफ होती है, तो वो सब काफी लंबे समय तक रहती है, और प्लांट और जो एनिमल्स है उसके एक्सपोज हो जाते हैं, वो फिर म्यूटेशन करते हैं। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड और कंट्रोल्ड बाय प्रैक्टिसिंग फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, प्रॉपर्ली ट्रीट करके डिस्चार्ज करना है, जो भी सॉइल में डिस्चार्ज कर लो पहले प्रॉपर्ली ट्रीट करो, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करना है। सॉलिड वेस्ट शुड बी प्रॉपर्ली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अप्रोप्रिएट मेथड्स, मतलब सॉलिड को ऐसे नहीं कि मिट्टी में डाके फेंक दिया, जो प्रॉपर मेथड्स है, पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है अच्छे से। फॉर्म द डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट रिकवरी ऑफ यूजफुल मटेरियल शुड बी डन, जैसे कि केमिस्ट्री में हमने बात करी थी ना, एक तो हमारे पास नॉर्मल ओवंस होते हैं,
फिर उसके बाद ऑटो हॉफमैन अवन होता है। ऑटो हॉफमैन ने क्या किया, जो गैस रिलीज हो जा रही थी, एस्केप कर जा रही थी, उसने उसमें से भी काम की चीजें निकाल ली सारी की सारी, नैप्थलीन निकाल लिया और अमोनिया निकाल लिया, बहुत सारी चीजें निकाल ली। तो वही है, जो भी हम उसमें डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं उससे यूजफुल मटेरियल की रिकवरी पहले ही कर लो, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करो, उसके बाद उसको डिस्पोज करना है। बाय प्रैक्टिसिंग 4R रूल, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिकवर एंड रिसाइकल। क्लियर है? अब बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उसको कंपोस्ट बना दिया जाए और उसके बाद हम इससे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन पता है, एयर में पॉल्यूटेंट्स बढ़ गए। अब वो पॉल्यूटेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ जी, आ गए, चलिए। एयर पॉल्यूटेंट बहुत, एयर हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि वहीं से हमें सारा ऑक्सीजन मिल रहा है और प्लांट्स को सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड वहां से मिल रही है, और हमारी एक्टिविटीज के कारण ये बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो जाती है, यानी कि गंदी हो जाती है। जैसे हम रोज गाड़ियां चलाते हैं तो उससे बहुत सारा गैसेस निकल रही है, एग्जॉस्ट गैसेस, एंड नॉट जस्ट गैसेस, उसमें से पार्टिकुलेट इमिशंस भी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज माइक्रोमीटर में होता है। जैसे कि PM 2.5, PM 10, जैसे न्यूज में वो आता है ना, AQI आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें साथ साथ में PM वाली इंफॉर्मेशन भी होती है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM और PM 10 वो क्या होता है, मान लो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है साइज, तो वो होता है अपना PM 2.5, और 2.5 से 10 के बीच में है तो वो होता है PM 10। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर, बहुत छोटे छोटे मटेरियल जो कि हम इनहेल कर देते हैं और लंग्स में चले जाते हैं। अब वहां लंग्स में जाते हैं, सिलिया में फंस जाते हैं, कहीं जाके ब्लॉकेज करते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो हमारे पास गैसेस निकल रही है हार्मफुल, साथ ही साथ पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बोला इसने, डेफिनेशन हमें दी गई इन एक्ट 1981 एज एयर पॉल्यूशन एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस present in the atmosphere in such a concentration that may or tend to be injurious to human beings or other living beings। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है बात? सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं और मैनमेड हो सकते हैं। नेचुरल, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, सी सॉल्ट स्प्रेज, पॉलन ग्रेन्स एटसेट्रा, रेडियोएक्टिव मिनरल्स वगैरह। और मैनमेड पोल्यूशन क्या हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल यूनिट, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, व्हीकुलर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, स्मेल्टर, टेक्सटाइल और उसके बाद मेटलर्जी वगैरह, सारी की सारी क्या कर रहे हैं पर एयर पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट वो करते हैं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्टेट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हमारे पास दो आ गए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफाइबल सोर्सेज बाय नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि डस्ट स्टॉर्म या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि व्हीकल्स और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो इमिशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एग्जांपल, स्मोक, डस्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स या फिर एटसेट्रा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में बनते हैं ड्यू टू सम केमिकल इंटरैक्शन। किस किस के बीच में, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके बीच में जो हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन से अगर कुछ पॉल्यूटेंट बन रहा है तो वो होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कीटोन, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। स्टेट्स ऑफ मैटर के आधार पर हमारे पास दो आ गए वापस, गैसेस और पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। बताया जो गैसेस फॉर्म में जा रहे हैं वो गैसेस पॉल्यूटेंट्स हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और पॉल्यूटेंट्स जो पार्टिकुलेट मैटर है, बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस है, पार्टिकल्स हैं जो कि हवा में ऐसे सस्पेंडेड है, तो वो हो जाते हैं हमारे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस इन एनवायरमेंट हमारे पास इंडोर एयर पोल्यूशन होता है और आउटडोर एयर पोल्यूशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हम सोचते हैं ना कि बाहर बहुत पोल्यूशन है, घर में बहुत स्वच्छ रहेंगे, बढ़िया हवा मिल रही है, लेकिन इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि रात को तुम क्या कर रहे हो, ऑल आउट लगा रहे हो, या फिर सुबह दिन में खाना बन रहा है तुमने एग्जॉस्ट नहीं चला रखा, तो उससे चीज, उन सारी चीजों से क्या होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। उसके अलावा तुम कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हो, पेंट्स वगैरह लगा रहे हो, तो उन सब से क्या होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आउटडोर एयर पोल्यूशन क्या है, जो सब कुछ है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं उनसे एग्जॉस्ट निकल रहा है, चिमनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन सभी से क्या निकल रहा है, एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो वो होता है आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स। आगे देखिए, कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स, पहला हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कब बनेगा, जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बन जाएगी। क्लियर है? सोर्स हमारा ये सब होती है। और सिंक क्या है, एक वो सिस्टम है जो अब्सॉर्ब करता है या फिर स्टोर करता है पॉल्यूटेंट को, देयरफॉर नलिफाइंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट।
CO2 के लिए सिंक क्या होती है? हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में जो कि हमारे पास CO का सिंक होते हैं। क्या करते हैं वो? CO को CO2 में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो सोर्स जो बना रहा है सिंक, जहां पर उसका इफेक्ट आके नलिफाई हो गया, जिसने उसको अब्सॉर्ब कर लिया। इफेक्ट क्या है? अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इंटरफेयर्स कंबाइंड विद ब्लड। वापस यही करता है, वापस ब्लड में जाएगा ये, और ब्लड में जाके क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के बैठ जाता है। अब वो कॉम्प्लेक्स बना के बैठ गया है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तो कैरी करेगा नहीं, तो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है, अल्टीमेटली इससे क्या होता है? ब्रेन फंक्शन पर अफेक्ट पड़ता है और एक्यूट स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू कोमा और डेथ। देखो एक्यूट स्टारवेशन है, बहुत जल्दी हो जाता है। सीओ का कंट्रोल कैसे करना है? इंजन को मॉडिफाई करो ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिल पाए, क्योंकि बन क्यों रहा है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण। तो सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा दो। फ्यूल को मॉडिफाई करो, जैसे कि नेचुरल गैस या फिर ब्लेंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि बढ़िया से कंबशन हो रहा है जिनका प्रॉपर्ली। ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करो ताकि पोल्यूशन कम हो। जो गैस बाहर निकल रही है ना, कुछ कुछ इंजन में जो एग्जॉस्ट गैसेस है, उस एग्जॉस्ट पाइप में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाओ जिससे वो पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। जैसे ये हो रहा है NOx, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, पीटीपीडी, हमने CO गैस ले लिया और वो क्या बनाएगा हमारे पास? N2 गैस बना देगा और अमोनिया गैस बना देगा। हार्मफुल गैसेस नहीं है, मतलब हार्मलेस गैसेस है। तो सेकंड स्टेज हमारे पास, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया। और सेकंड स्टेज क्या है? Oxidizing catalyst of noble metals PTRU supported on ceramic materials are used to ensure oxidation of CO2 gases। मतलब कुछ कैटलिस्ट हमने यूज किया और CO को कन्वर्ट कर दिया CO2 में। उसके बाद सोर्सेज, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे दूसरे टाइप के पॉल्यूटेंट्स हो गए। सोर्सेज क्या है? लाइटनिंग डिस्चार्ज के कारण हमारे पास NO फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैनमेड सोर्सेज क्या है? फ्यूल के कंबशन से या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज के बाय प्रोडक्ट से हमारे पास सिंक वो बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब सिंक क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए? दो है हमारे पास, एक तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अंडरगोज वेरियस फोटोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू HNO3 फॉर्मेशन। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अब एसिड बन गया, क्या करेगा ये? एसिड रेन करेगा। NOO3 NO2 बन गया, O2 बन गया। NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट ने उसको तोड़ा, रेडिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे और ये बनेगा हमारे पास लास्ट में ओजोन। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। तो हमारे पास NO2 का डिस्ट्रक्शन एंड इट्स रीजनरेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये देखो, ये रिएक्शन आ गई एसिड रेन वाली। NO2 O2 H2O क्या बन गया? HNO3 नाइट्रिक एसिड। साथ में NO2 O3 के साथ बन के N2O5 बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। ये N2O5 और H2O से हमारे पास क्या हो रही है? एसिड रेन बन रही है, क्योंकि हवा में नाइट्रिक एसिड बन जा रहा है, तो एसिड रेन हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक पॉल्यूटेंट हो गया। इफेक्ट क्या है NOx के पॉल्यूशन के या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के? हेल्थ इफेक्ट के बहुत ज्यादा हमारे क्या लिखा है? नो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट ऑन NO आर नो नेट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन एटमोस्फेयर। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज NO कैन ऑक्सीडाइज टू NO2 जो कि फर्दर रिएक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बनाएगा फोटोकेमिकल स्मोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कॉमन जो नॉर्मली स्मोक होती है और फोटोकेमिकल स्मोक होती है, इनमें अंतर क्या होता है? तो ये बनती है NO के द्वारा, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के द्वारा। कैसे? NO से बना NO2, उसने रिएक्ट किया विद हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट फॉर्म्स फोटोकेमिकल स्मोक। NO2 ऑल्सो नाइट्रिक एसिड उससे बनता है, जिससे कि हमारे पास एसिड रेन होती है, जिससे कि सॉइल का पीएच खराब होता है। मार्बल और मेटल्स क्या होते हैं? कोरोड होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है, मतलब जनरली जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं और एक्यूट एक्सपोजर जो होता है उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट क्रोनिक एक्सपोजर जो है वो ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हमें कर देता है। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना हमारे, ब्रोंकस, इनमें जाके प्रॉब्लम्स हो जाती है। कंट्रोल कैसे करना है? इंजन के डिजाइन को बढ़िया करो, फ्लू गैसेस को स्क्रब करो विद सल्फ्यूरिक एसिड, उससे क्या होगा? ये नहीं बनेगा। NO2 अगेन रीसर्कुलेटेड थ्रू स्क्रबर। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, देखो जरा, NOx is added to exhaust gases and mixture is passed over a fixed bed catalyst such as CuO। हमने कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया है। NO अमोनिया के साथ N2 बना रहा है और H2 बना रहा है, और NO जो है CO के साथ हमारे पास N2 और CO2 बना रहा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, सल्फर के ऑक्साइड हमारे पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एयर पॉल्यूशन कहां कहां से आ सकते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से आ सकते हैं,
पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से, कॉपर की स्मेल्टिंग से, बहुत सारी प्रोसेस हमारे पास ये आते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, फोटोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, सारे हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं ये बनाने के। क्लियर है? अब इनके लिए सिंक क्या होती है वापस? सिंक फोटोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 फॉलोड बाय कैटालिटिक रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन के साथ SO2 जो है रिएक्ट करेगा और बनाएगा SO3 और O2। ऑल्सो लीड्स टू एसिड रेन फॉर्मेशन, combines with limestone minerals which act as minerals for SO2। मतलब SO3 हवा में है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, बारिश हो रही है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा वो? H2SO4 बनाएगा। इफेक्ट क्या होते हैं इससे? एसिड रेन होता है, साथ में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ टू द बिल्डिंग्स जो मार्बल की बनी हुई है, मेटेलिक है सरफेसेस, तो उन पर कोरोजन हमारे पास देखने को मिलता है। और कह रहा है क्लोरोसिस इन प्लांट्स, द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल वाज लोअर डाउन एंड लीव्स टर्न्स येलो। जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा था लीव्स में वो कम हो जाता है सल्फर के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। कंट्रोल कैसे करना है? ऐसा फ्यूल यूज करो जो जिसमें सल्फर का अमाउंट क्या हो? कम हो, या फिर केमिकल स्क्रबर्स यूज करो। केमिकल स्क्रबर्स यूज करो SO2 को एग्जॉस्ट गैस से निकालने के लिए। इधर कौन सा यूज करते हैं अपन? सिट्रिक एसिड का स्क्रबर यूज करते हैं। हमारे पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर से पास कराया, HSO3 बन गया हमारे पास, और इधर एक हाइड्रोजन का आयन बन गया। अब ये HSO3 माइनस जो है ये H2 सिट्रेट, मतलब सिट्रिक एसिड जो है उससे रिएक्ट करेगा और हमारे पास कुछ ऐसा एक कंपाउंड बन के आ जाता है। द सोल्यूशन कंटेनिंग सिट्रेट आयन इज ट्रांसफर्ड टू क्लोज्ड वेसल एंड H2S passes, S precipitates out and citrate ions are regenerated। S यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। चलिए, फिर उसके बाद अगला पॉल्यूटेंट आ जाता है हमारे पास पार्टिकुलेट, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर जो कि सस्पेंडेड होते हैं हमारे पास एयर में। नाउ दे कैन बी सॉलिड और दे कैन बी लिक्विड, दोनों हमारे पास सस्पेंडेड हो सकते हैं। डायमीटर रेंजिंग कहां से कहां तक? 0.002 से 500 माइक्रोमीटर। माइक्रो जानते हो ना, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶, तो माइक्रोमीटर तक जा रही है। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे कि सिलिकेट, asbestos, लेड हैलाइड्स। asbestos बड़ा खतरनाक होता है, पेंट वगैरह में होता है ना। एग्जांपल्स एरोसोल्स, डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट ऑन फ्लैश। ओके, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? वुड को जला रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हो, माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट फायर है, डस्ट स्टॉर्म्स है, वॉल्केनोज है, इन सभी से हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर हवा में बढ़ जाता है। कंट्रोल कैसे करना है? अलग अलग हमारे पास चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर होता है। ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर में क्या होता है? एक साइड से हम हवा को भेजते हैं और एकदम से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब ड्यू टू इनर्शिया ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वो तो एकदम से डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता, गैसेस निकल जाती हैं और पार्टिकुलेट मैटर को हम अलग से अलग कर देते हैं, तो ये हो जाता है ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर्स। उसके बाद हो गया फिल्टर्स लगा सकते हैं अपन पार्टिकुलेट मैटर के लिए। उसके बाद स्क्रबर्स यूज सकते हैं और साइक्लोन करेक्टर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब पार्टिकुलेट्स का बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। क्या क्या? रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, सिलिकोलाइसिस, एस्बेस्टोसिस, लंग कैंसर, नर्वस डिसऑर्डर और रीनल डिसफंक्शंस होते हैं। बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे हमारे पास एक COPD होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि लंग्स में एंटर कर जाता है, गैस तो है नहीं कि निकल जाएगा, लंग्स में जाएगा, सिलिया में जाके या छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में जाके फंस जाएगा और वहां पे क्या होगा? धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिससे क्या करेगा? वो बाद में प्रॉब्लम करेगा, हमारे एरिया को कम कर रहा है और कुछ म्यूटेशंस हो गई, वहां पे कुछ दिक्कत हो गई तो हमारे पास लंग कैंसर भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो हमारे सिस्टम में ये एंटर कर सकते हैं, लाइनिंग ऑफ हेयर और नोज में फंस सकते हैं, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो थ्रोट तक चले जाते हैं और म्यूकस की मेम्ब्रेन में फंस जाते हैं, लेकिन उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं एंड डिपॉजिट देयर, एक्ट एज अब्जॉर्प्शन साइट फॉर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनसे कैंसर हो सकता है, उनको बोलते हैं अपन कार्सिनोजेंस। तो अब ये लंग्स में पहुंच गए पार्टिकुलेट मैटर, वहां पे जाके ये सेटल हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि क्या करेगा? अब जो गैसेस आ रही है हमारे अंदर, जो कि कार्सिनोजेनस गैसेस हैं, कार्सिनोजेनस कंपाउंड्स हैं, उनके लिए एक अब्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड कर देगा। वहां पे कार्सिनोजेन इकट्ठा होगा तो क्या होगा? लंग कैंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? मटेरियल्स एक्सेलरेट कोरोजन ऑफ मटेरियल, fume, dust, soot, aerosols cause damage to soil and monument structures, smoke particles stick to every surface forming film of soot. Okay, climate
पर्टिकुलेट हेल्प इन मेंटेनिंग द रेडिएशन बैलेंस एंड हीट बैलेंस ऑन अर्थ। फ्री रेडिकल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियर फॉर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड स्मोक। तो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जैसे बात करी थी ना पॉल्यूटेंट्स, वही मैटर, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूटेंट्स गंदी चीजें हैं सारी की सारी। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट हो सकता है बट ओनली इफ इट क्रॉसेस अ सर्टेन लाइन। अगर वो एक लाइन के बाहर हो गया, यानी कि एक लिमिट उससे पार हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एकदम से, तो ही वो पॉल्यूटेंट है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि CO2 बिल्कुल ही गायब कर दो, पौधे क्या करेंगे फिर? तो CO2 इज अ रिक्वायरमेंट बट आफ्टर अ सर्टेन डिजायर्ड अमाउंट, उसके बाद जैसे वो बढ़ जाता है वो एक पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो पर्टिकुलेट मैटर के लिए कुछ हमारे पास कुछ फायदे होते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स, फिर दूसरी चीज जो एयर पोल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सोर्सेज ट्रीज ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है और क्या बनाता है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्लियर है? मोटर फ्यूल्स होते हैं और वॉलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेंट हो गया, ये सोर्सेज हो गए। अब सिंक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स फोटोकेमिकल और केमिकल रिएक्शंस करते हैं टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बात? इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स का? वापस लंग कैंसर, जो कार्सिनोजेन थे ना वो यही होते हैं कार्सिनोजेंस। ओके, कॉजेस फोटोकेमिकल स्मोक होती है इससे। बेंजीन के इनहेलेशन और टोल्यूइन के इनहेलेशन से क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होती है। और मेथेन जो है ह्यूमंस में नार्कोटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बात? चलिए, कंट्रोल कैसे करें? Being thermodynamically unstable, get oxidized in the atmosphere by a series of chemical and photochemical reactions, which produce various byproducts. Which produce various byproducts like carbon dioxide and solid organic particulates, which settle down and acid are washed down by the rain. कार्बोहाइड्रेट, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, तो रिएक्शन इनकी होती रहती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो एसिड रेन के फॉर्म में या फिर ऑर्गेनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब क्या होता है? एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है, सॉलिड जो पार्टिकुलेट मैटर से। हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर कंट्रोल्ड बाय इंसिनरेशन कंप्लीट्स द ऑक्सीडेशन। मतलब उनको क्या किया? इंसिनरेट कर दिया, कंप्लीटली उनको बर्न कर दिया। और एक उसको क्या कर दिया? एक हम अरेस्टर के थ्रू पास करवाते हैं, जो कि कार्बन वगैरह जो उसमें होता है ना उसको वो कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, एसिड रेन होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और ओजोन का डिप्लीशन होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट, स्मॉग बहुत नाम सुनते हैं दिल्ली में कि स्मॉग हो गया नवंबर के टाइम पे, बट स्मॉग होता क्या है? चलिए, स्मॉग क्या है? जब फॉग कंडेंस हो रहा है ऑन द कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, स्मोक के पार्टिकल्स पर जब फॉग कंडेंस होता है तो वो क्या बनाता है? स्मॉग बनाता है। अब दो टाइप के हैं ये, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन एंड मेथड्स ऑफ इट फॉर्मेशन। क्या क्या? एक तो क्लासिकल स्मॉग और एक फोटोकेमिकल स्मॉग। ध्यान से देखो, ये क्लासिकल स्मॉग कहां से बन रही है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 और पार्टिकुलेट मैटर। किसके कारण? फ्यूल के कंबशन के कारण, उसके कारण जो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसमें क्या है हमारे पास? ये नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स थे और हाइड्रोकार्बन्स थे जो कि फैक्ट्री या ऑटोमोबाइल से बने और सनलाइट के एक्शन के कारण ये फोटोकेमिकल स्मॉग बना रहे हैं। केमिकल स्मॉग रिड्यूसिंग होता है नेचर में और फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। मैंने सुना है ना नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बन रहा है, तो ये भी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग होते हैं इन नेचर। ये जो है कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है और फोटोकेमिकल स्मॉग कहां होता है? वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है, क्योंकि सन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। इससे इरिटेशन होती है, ब्रोंकाइटिस होती है और लंग्स की प्रॉब्लम्स होती है। इससे इरिटेशन इन आईज होती है। क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। क्लियर है बात? फोटोकेमिकल को रिएक्शन ऐसे हो जाती है हमारे पास। ठीक है, NO2 का रिएक्शन हो रहा है, NO2, और यहां से हमारे पास ओजोन, पेंस और इन सब से रिएक्शन होकर हमारे पास फोटोकेमिकल, मतलब NO2 के ऊपर सन रेडिएशन आ रही है और अलग अलग हमारे पास चीजें बन जाती है और वही हमारे पास क्या बनाता है? फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। एसिड रेन हो जाती है जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो आ रहा है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड फॉर्म करते हैं। वो एसिड रेन के प्रॉब्लम्स हमने देखे थे क्या क्या होते हैं। जो हमारे पास एसिडिटी pH लेवल होता है सॉइल का या वाटर बॉडीज का, वो खराब हो जाता है। वेजिटेशन खराब हो जाती है, बिल्डिंग और स्कल्पचर्स खराब होते हैं, सॉइल की केमिस्ट्री खराब हो जाती है। जैसे ताजमहल है ना,
तो उसके आसपास पहले बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, अब वो एक रूल बना दिया गया कि उसके इतने दायरे में फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसिड रेन से वो मार्बल मॉन्यूमेंट है, और एसिड रेन से क्या हो रहा है, रिएक्शंस होकर वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। Human health is not directly affected by acid rain because acid rain water is too dilute to cause serious health problem. लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और एस्थमा, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर एसिड डिपोजिशन ड्राई एयर से आ जाता है तो। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम हो जाती है एयर पॉल्यूशन से। ग्लोबल वार्मिंग पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कुछ गैसेस का बढ़ गया। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन और CFCs, इनका कॉन्सेंट्रेशन कुछ बढ़ गया, और इसके कारण एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें ग्लोबली देखने को मिलता है, जिससे कि एवरेज टेम्परेचर धरती का बढ़ा हुआ दिखता है। तो वो होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ हैज शोन दैट एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टेंट्स सच एज वाटर वेपर, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide and chlorofluorocarbons trap heat in the form of infrared radiation, और इन गैसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और इनका इफेक्ट जो होता है, दे कैप्चर इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो हमारे पास एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस इफेक्ट को, उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके कारण एवरेज टेम्परेचर बढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं। इंपैक्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, सी लेवल्स देयरबाय इंक्रीज हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट, फूड प्रोडक्शन में अलग इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट का एकदम से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और मे इनिशिएट फॉरेस्ट फायर्स। रेमेडियल मेजर्स क्या होने चाहिए? कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल कम किया जाए, CFC प्रोडक्शन जो यूज कर रहे हैं वो कम किया जाए, रिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन एरियाज, एंड रिकवरिंग ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम एटमोस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज को एक्यूमुलेट नहीं होने देना। चलिए, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हमें पता है। ओजोन प्रोडक्शन कैसे होता है? HV रेडिएशन आती है, मतलब सनलाइट आ रही है, रेडिकल में तोड़ दिया, वो रेडिकल हाईली रिएक्टिव नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ओजोन बन के बैठ जाएगा। अब ओजोन क्या करता है? यूवी से हमको बचाता है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब यूवी क्या होती है? स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट और जेनेटिक और इम्यून सिस्टम्स को डैमेज करती है, क्योंकि यूवी रेडिएशन क्या है? हाईली एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, आके कुछ ना कुछ सेल से टकराएंगे, कुछ ना कुछ DNA में उबड़ खाबड़ करेंगे, और उससे क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी बहुत सारी। तो ओजोन हमारे पास एक सेफ्टी होती है हमारी यूवी से बचाने के लिए, लेकिन ओजोन का जो है वो डिप्लीशन होता जाता है ड्यू टू CFC। कैसे हो रहा है? ये CFC है, ठीक है, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई, सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई इधर CFC पे। अब यहां से CFC11 जो है वो CFCl2 में बन गया। ये पहले CFCl3 था, अब ये CFCl2 में बन गया। एक क्लोरीन एटम यहां से निकल के आ गया। अब ये क्लोरीन एटम जो है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है? हमारे पास क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ में एक क्लोरीन एटम बच जाता है, वो अगले ओजोन पर जाके अटैक करेगा, फिर वो अगले ओजोन पर जाके अटैक करेगा। तो एक चेन रिएक्शन हमारे पास बन के आ जाती है, और ये चेन रिएक्शन किसकी वजह से स्टार्ट हुई? CFC की वजह से स्टार्ट हुई, और ये ओजोन लेयर को क्या कर देती है? डिप्लीट कर देती है, ओजोन होल्स क्रिएट कर देती है, जिससे यूवी रेडिएशन से हम एक्सपोज हो जाते हैं, एनिमल्स एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो CFC और HCF, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो CFC को बनाते हैं, और इनको केमिकली हमें निकालना पड़ता है एटमॉस्फेयर से, बिकॉज दे डिप्लीट आवर ओजोन लेयर। क्लियर है बात? वाटर पोल्यूशन वापस बहुत बढ़िया गिफ्ट होता है ये हमारा। 71% of our surface is covered with water and only a tiny fraction of this water is available to us as fresh water. fresh water बहुत कम होता है, मतलब 97% जो है वो ओशियंस में है और बहुत सॉल्टी है, किसी भी काम के लिए, मतलब कपड़े ना धो सकते, उससे तुम पौधों को नहीं डाल सकते, खुद भी नहीं पी सकते, तो किसी भी काम के लिए यूजफुल नहीं है वो। द रिमेनिंग 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से 2.997% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड है, और जो थोड़ा बहुत बच गया कितना? 0.003% जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, इन सब की फॉर्म में प्रेजेंट है। वो हमारे पास क्या आ गया? फ्रेश वाटर आ गया, जो रेडिली अवेलेबल है यूज के लिए, और उसी को अपन यूज करते हैं। अब वो जरा सा पानी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे एनिमल्स है, इतने सारे प्लांट्स है, सभी को यूज करना है, तो क्या होगा? वाटर को हमें एक रिसोर्स को, एक बढ़िया रिसोर्स है ना हमारा, उसको कंजर्व करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और अगर हमारी एक्टिविटीज के कारण बढ़िया फ्रेश वाटर बेकार फालतू ही पोल्यूट हुए जा रहा है,
तो उससे हमें बचना पड़ेगा। तो वाटर पोल्यूशन क्या है? व्हेन द क्वालिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी सच दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर एनी पर्पस, इट इज सेड टू बी polluted। जब किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर पा रहे तो क्या? polluted है। Point sources of pollution, non-point sources of pollution। देखिए, when a source of pollution can be readily identified because it has a definite source and place where it enters the water, तो वो क्या हो जाता है? पॉइंट सोर्सेज। जैसे कि म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स होते हैं जो कि डायरेक्टली नदी में एंटर कर रहे हैं। अब वो नदी तो बढ़िया फ्रेश वाटर लेके जा रही थी, अब वो गंदा पानी तुमने डाल दिया, अब वो जो फ्रेश वाटर था वो भी सारा गंदा हो गया। नॉन पॉइंट सोर्सेज, व्हेन अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन कैन नॉट बी रेडिली आइडेंटिफाइड सच एज एग्रीकल्चर रन ऑफ और एसिड रेन, तो ये हमारे पास नॉन पॉइंट सोर्सेज हो जाते हैं। अब डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग चीजें होती हैं। क्या क्या? ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, वो सब वाटर मिक्स होकर क्या चले जाते हैं? वाटर की बॉडी को खराब करते हैं, पोल्यूट करते हैं। पावर प्लांट से आने वाला हॉट वाटर वो भी उस पानी को पोल्यूट करता है, उसकी जगह पे रहने वाले स्पीशीज को, एनिमल्स को डेंजर में डालता है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है, अर्बन रन ऑफ अनट्रीटेड और पुअरली ट्रीटेड वाटर, जो वेस्ट वाटर है, गार्बेज वाटर है, तुमने ऐसे ही छोड़ दिया, वो क्या होगा? धीरे धीरे सीप कर जाएगा जमीन में और जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट कर देगा। एग्रीकल्चरल वेस्ट स्टोरेज लोकेटेड अबव नियर एक्विफायर्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सच एज एप्लीकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड, वो क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे या फिर रन ऑफ के साथ नदी में या नहर में, कनाल्स वगैरह में जाके चले जाते हैं। लीकेज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स कंटेनिंग गैसोलीन एंड अदर हैजार्डस सब्सटेंसेस, वो सब वापस देखो ग्राउंड वाटर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ग्राउंड वाटर है, ऊपर थोड़ा बहुत रिवर वगैरह है और थोड़ा बारिश वगैरह होगी तो पानी वानी हो गया, तो ग्राउंड वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ट्यूब वेल्स ये सब ग्राउंड वाटर से चल रहे हैं, तो वो खराब हो जाता है लीकेज से। ठीक है। लिसेट फ्रॉम लैंडफिल्स, poorly designed and inadequately maintained septic tanks, जो हमारे सेप्टिक टैंक्स होते हैं जहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह सेव होता है, पूरा घरों का, हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट हम इकट्ठा कर देते हैं टेम्पोरली, सेप्टिक टैंक्स अच्छे डिजाइन नहीं है, वो बढ़िया से आइसोलेटेड नहीं है, तो क्या होगा? उससे धीरे धीरे चीजें लीक होंगी बाहर और ग्राउंड वाटर को खराब करेंगे। और माइनिंग वेस्ट वापस वाटर को पोल्यूट करता है। कैसे करें वाटर को पोल्यूशन का कंट्रोल? तो यार जो फीड कर रहे हो तुम रिवर में, जो तुम वाटर को डायरेक्टली डाल दे रहे हो, डिस्पोज कर दे रहे हो, उसको रेगुलरली मॉनिटर करो, उसको बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे नहीं डालना है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स को जो है रिसाइकलिंग ऑपरेशंस करने चाहिए, यानी कि वाटर जो उन्होंने निकल रहा है वेस्ट, उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज करो, या फिर अगर तुम डिस्पोज कर रहे हो तो कंप्लीटली बढ़िया तरीके से ट्रीट करके उसको डिस्पोज करना है। उसके बाद सीवेज हमारे पास ट्रीटमेंट होना चाहिए और वेस्ट वाटर से जो हमारे पास कंटेंट होता है वो सब निकाल देना चाहिए, वाटर को ट्रीट करके हमारे पास हमें डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है। अगर हॉट वाटर तुम डाल रहे हो इंडस्ट्रीज से, तो उसको टेम्परेचर जो है उसको एडिक्वेट करके डालना है, मतलब जो नेचर में है प्रेजेंट टेम्परेचर उसी के हिसाब से डालना है, हॉट वाटर नहीं डालना है। क्लियर है? वाटर कंटेनिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल बी ट्रीटेड सेपरेटली बाय द मींस ऑफ डी वाटरिंग प्रोसीजर। जो रेडियोएक्टिव पावर प्लांट से पानी आता है, पहली बात तो हॉट वाटर होता है, दूसरी बात उसमें रेडियोएक्टिव चीजें होती है, तो पूरा प्रोसीजर होता है डी वाटरिंग प्रोसीजर, उसके द्वारा उसको ट्रीट करना चाहिए, तभी उसको डिस्पोज करना चाहिए। और उसके बाद अवेयरनेस फैलानी चाहिए और पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल से गवर्नमेंटल लेवल तक। वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या होते हैं? वाटरबॉर्न डिजीजेज होती हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि स्पीशीज को असर करते हैं, स्पीशीज के सर्वाइवल को असर करते हैं। Suspended solids such as silt, coal may injure the gills of fish and cause asphyxiation. Asphyxiation मतलब फिशेज होते हैं उनके गिल्स में जाके वो फंस जाते हैं और प्रॉब्लम्स होती है। ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, जिससे कि एनिमल्स को काफी प्रभाव पड़ता है। प्लांट लाइफ तो यूट्रोफिकेशन में बढ़िया ग्लो करती है, ब्लूम करती है, बट एक्वेटिक एनिमल्स को उससे काफी प्रभाव पड़ता है। वाटर बॉडीज जो है उसमें कलर वाटर का खराब हो जाता है, स्मेल वाटर की खराब हो जाती है और वो यूजेबल नहीं रह पाता, एसिडिक हो जाता है और ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? एक होता है बीओडी, सीओडी, डीओ और ये सारी चीजें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ये? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed by bacteria or other microorganisms while they decompose organic matter under aerobic conditions। जब हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिजम्स एरोबिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो दे नीड ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, जो अमाउंट होता है, वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
Chemical oxygen demand, requirements of dissolved oxygen for both oxidation of organic matter and inorganic constituents by strong oxidizing agents. ठीक है, COD levels in waste streams are always higher than BOD. जो waste streams होती हैं उसमें COD का level हमेशा ज्यादा होता है BOD से. Dissolved oxygen, measure of how much oxygen is dissolved in the water, the amount of oxygen available to living aquatic organisms. Aquatic organisms fish वगैरह हैं और इन सब के लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल होता है DO. उसके बाद TDS होता है टोटली डिजॉल्व सॉलिड्स. फ्री क्लोरीन उसमें कितना है, डिजॉल्व क्लोराइड्स कितने हैं और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कितना है. तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वाटर के. ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, हमारे पास एक तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसमें प्रोसीजर होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट. पहला होता है सस्पेंडेड सॉलिड को और ऑर्गेनिक मैटर को हटा दो, बाहर स्क्रीनिंग कर लो या फिर सेडिमेंटेशन कर लो, जितना भी मोटा मोटा मेटेरियल सब कुछ वहां से हटा दो. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर दो, या फिर जैसे एरेशन करवा लो, एयर की बढ़िया प्रेशर से हवा डालो पानी में, 7-8 घंटे बाद क्या होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो वेस्ट मैटर सारा अलग हो जाएगा, नीचे सस्पेंड हो जाएगा. फिर उसके बाद ऊपर पूरा पानी तुम हटा लो, उस पानी को बोलते हैं अपन क्लैरिफाइड वाटर. फिर उसके बाद टर्सरी ट्रीटमेंट क्या है, अब इन दोनों ट्रीटमेंट से पानी मिला वो पीने लायक तो है नहीं, तो उसको और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए अपन फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंप्योरिटीज, और उसको डिस्पोज करना है या किस प्रोसेस के लिए, किस प्रक्रिया के लिए यूज करना है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. क्लियर है बात. अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की. सबसे ऊपर की लेयर है फूड, ये तो हमने बात कर ली. सॉइल पोल्यूशन तो सबसे पहले ही देखा था. चलिए थर्मल पोल्यूशन, बहुत सिंपल सी चीज है. जब वेस्ट हीट हो वाटर में उससे क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन होगा. वार्म वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करोगे तो उससे क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन होगा. सोर्सेस क्या क्या होते हैं, सोर्सेस हमारे पास होते हैं जब हमारे पास कोई वाटर आ रहा है जिसको कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज किया गया, जैसे रिएक्टर वगैरह होते हैं तो उनमें कूलिंग के लिए अपन वाटर यूज करते हैं, कांस्टेंट सप्लाई जाती रहती है वाटर की. अब वो वाटर को क्या करते हैं, ये डिस्पोज कर देते हैं ऐसे, तो हमने कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज किया, हॉट वाटर ऐसे ही हमने डाल दिया. उसके बाद पावर प्लांट से हीट निकलती है जो कि स्टीम जनरेट हुई थी, वो जो वाटर था टर्बाइंस को घुमाने वाला, वो सब हमने ऐसे रिलीज कर दिया. This heated water which is at least 15 degree higher than the normal is discharged back into water body, और उससे क्या होता है, काफी ज्यादा परेशानी होती है उस जगह पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को. रिफाइनरी, स्टील्स मिल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इन सभी से हमारे पास पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन होता है. अब इफेक्ट क्या होते हैं, DO कंटेंट घट जाता है. हमें पता है ना कि जैसे ही थर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है या प्रेशर कम होता है, उससे क्या होता है, गैस का जो डिसॉल्विंग होती है वो कम हो जाती है. तो जैसे ही आप टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो रही थी कम टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिसॉल्व नहीं होगी और वहां से निकल जाएगी, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है. पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स इन द एफ्लुएंट्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है. काफी स्पीशीज थर्मल शॉक में चली जाती हैं और टेम्परेचर टॉलरेंट जो स्पीशीज होती हैं वो वहां पे सर्वाइव कर जाती हैं और कुछ स्पीशीज वहां से हट जाती है. फिश माइग्रेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस थर्मल जोन्स, फिश के माइग्रेशंस पे भी अफेक्ट पड़ता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर थर्मल टेम्परेचर बढ़ गए जिससे कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया है और उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का लेवल जो है वहां पे इंक्रीज हो चुका है. क्लियर है बात. कंट्रोल कैसे करना है, कूलिंग पॉन्ड्स, मतलब जो हमने जो हमारे पास वो है ना वाटर जो हम डिस्चार्ज करने वाले, पहले उसको एक छोटी सी जगह में क्या मतलब एक पॉन्ड वाले इलाके में क्या किया, उसको कूल होने दिया, देन उसके बाद उसको हम डिस्चार्ज करेंगे. स्प्रे पॉन्ड्स, द वाटर फ्रॉम कंडेंसर इज रिसीव्ड इन स्प्रे पॉन्ड्स वेयर वाटर इज स्प्रेड थ्रू नोजल्स वेयर फाइन ड्रॉपलेट्स हीट इज डिसिपेटेड इन एटमॉस्फेयर, मतलब ऐसे ही नहीं बहा देना है उसको, हमने इन स्प्रे की फॉर्म में किया. कारण क्या होगा, उससे टेम्परेचर उसका लूज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा. कूलिंग टार्स, वेट कूलिंग टार्स हम यूज कर सकते हैं या फिर ड्राई कूलिंग टार्स हम यूज कर सकते हैं. हॉट वाटर को स्प्रे कर दिया, कूल एयर एंटर करती है साइड से और हीट को लेके निकल जाती है, इससे क्या काम हो जाता है, जो हमारा वाटर है वो कूल हो जाता है. ड्राई कूलिंग टार्स, द हीटेड वाटर फ्लोज इन अ सिस्टम ऑफ पाइप्स, एयर इज पास्ड ओवर दिस हॉट पाइप्स विद फैंस, देयर इज नो वाटर लॉस इन दिस मेथड बट इंस्टॉलेशन ऑपरेशन कॉस्ट इज हायर, मतलब पाइप्स के थ्रू गुजार दिया और ऊपर से हवा पास करा दी तो वो क्या हो जाएगा, सारे हीट बाहर कंडक्शन से निकल गई और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, हॉट वाटर को. चलिए
नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? जब ऐसी साउंड हो, ऐसी बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस हो जाए जो अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है और काफी परेशानी कर रही है। सारी साउंड नॉइस नहीं होती, बहुत सारी साउंड नॉइस हो जाती है। अब जो साउंड है वो मेजर करते हैं अपन डेसिबल में। ध्यान दो जरा, डेसिबल हमारे पास यूनिट होती है। हियरिंग की थ्रेशोल्ड अपने पास 0 होती है, मतलब कम से कम 0 डिग्री होना, 0 डेसिबल होना चाहिए तभी सुन पाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वाइट ऑफिस में 50 डेसिबल तक जाती है साउंड। और जब हम बात करते हैं नॉइस की तो वो यहां से शुरू हो जाती है। लाइट ट्रैफिक नॉइस 74, रॉक बैंड 110, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, जब दर्द होने लग जाए, पेन होने लग जाए, वो 146 डेसिबल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब बहुत सारी परेशानियां होती हैं इससे। क्या क्या? हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है या फिर कंप्लीटली डेफनिंग हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स। क्लियर है? उसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जैसे मान लो पीटीएसडी पेशेंट्स होते हैं, या फिर कोई हार्ट पेशेंट है, या फिर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो एकदम सडन नॉइज जो होती है ना वो ट्रिगर कर देती है उनमें, एकदम से एड्रेनलिन रश क्रिएट कर देती है। और उससे क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, हेल्थ पे। तो नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है? टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। ऑफन कॉल्ड अ टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है, परमानेंट लॉस यूजुअली कॉल्ड अ नॉइस इंड्यूस्ड परमानेंट थ्रेशोल्ड, मतलब NIPTS। तुम मतलब परमानेंट डेफनिंग होगी नॉइस के कारण। ये नॉइस पोल्यूशन के मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जैसे कि फटीग हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे होती हैं। कंट्रोल टेक्निक्स क्या है? 4 फंडामेंटल वेज। सोर्स पर ही कंट्रोल कर दो, नॉइस का पाथ ब्लॉक कर दो, इंक्रीज द पाथ एंड प्रोटेक्ट द रेसिपिएंट। पाथ का लेंथ तुमने लंबा कर दिया तो उससे क्या होगा? एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, वहां से पहुंचते उतनी एनर्जी रहेगी नहीं, तो डेसिबल वाली वैल्यू कम हो जाएगी। इन जनरल द बेस्ट कंट्रोल मेथड इज टू रिड्यूस नॉइस लेवल एट द सोर्स। सोर्स से ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए। न्यूक्लियर रेडिएशन पॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत इजी, बहुत बढ़िया। एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट कॉल्ड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, उसी से हमारे पास न्यूक्लियर पोल्यूशन या फिर रेडिएशन पोल्यूशन होता है। रेडिएशन हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह, अब उनकी एक सीरीज होती है, रेडियो एक्टिव सीरीज होती है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, उससे हमारे पास अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बेटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, अब वो सब क्या होते हैं? रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस होती है। अब वो बाहर निकल रही है तो क्या करेंगे? जाएंगे हमारे सेल के डीएनए को फूफ, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। Radiations emitting from radioactive material and the disposal of radioactive water causes pollution and damage to the environment. Natural sources हो सकते हैं जैसे कि कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज जो हमारे सन से आती हैं, ब्लैक होल से आती हैं और अलग अलग मर्जर्स से आती हैं, तो कॉस्मिक रेज आ सकती है। सॉइल, रॉक्स एंड एयर, वाटर एंड फूड विच कंटेन्स मोर देन 1 रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। जहां पे हमें और मिलते हैं ना रेडियो यूरेनियम, थोरियम वगैरह के, तो वहां पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो ये नेचुरल हो गए। और मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक क्या होते हैं? जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स या एक्सरे डायग्नोस्टिक किट्स या फिर ऐसी लैब्स जहां पर हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा हो। न्यूक्लियर पोल्यूशन के इफेक्ट ध्यान दो। सबसे पहला जेनेटिक म्यूटेशन, मैंने कहा ना वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल आएगा और डीएनए को रेडिएशन लीड्स टू डैमेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स लीडिंग टू जेनेटिक ब्रेकअप इन कोर्स ऑफ टाइम। अब उससे क्या होता है? जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। जितना ज्यादा रेडिएशन होता है उतनी ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। द रिजल्टिंग म्यूटेशन मेक्स वन हाईली ससेप्टेबल टू कैंसर। कैंसर बहुत जल्दी हो जाता है। For pregnant women, kids born have adverse effect caused by genetic mutation. तो like low weight at birth या फिर disfigured birth या फिर impairment हो सकती है, blindness हो सकती है, कुछ अलग अलग चीजें हो सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिजीज की बात करें, कैंसर मोस्ट डोमिनेंट है जो कि रेडिएशन पोल्यूशन से होती है। एग्जांपल्स ल्यूकेमिया, अनेमिया, हेमरेज, a reduction in lifespan leading to premature aging and premature death as well as cardiovascular complications. सॉइल की इनफर्टिलिटी, अच्छा बीमारी में एक होता है प्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं, जिसे जो वो थी ना मैडम क्यूरी, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, बहुत बढ़िया। तो मैडम क्यूरी को ए प्लास्टिक अनीमिया हो गया था। वो किस लिए हुआ था? क्योंकि कंटिन्यूसली वो वो थी ना एक्सपोज्ड थी रेडियम से, तो उनकी जो नोटबुक है वो भी रेडियो एक्टिव है, उसको भी बढ़िया प्रिजर्व करके रखा हुआ है आज तक।
तो सॉइल की इनफर्टिलिटी हो जाती है। कैसे? रेडियो एक्टिव जाते हैं वहां पे, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट से वो रिएक्ट करते हैं और सॉइल को हाईली टॉक्सिक और इनफर्टाइल बना देते हैं। उसके कारण हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और वो विद ईच ट्रॉपिक लेवल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। प्रोड्यूसर में कुछ था, अब प्रोड्यूसर्स को कुछ लोगों, कुछ एनिमल्स ने खा लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन, इतने सारों का कॉन्सेंट्रेशन इतनों में ही बढ़ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एकदम से। अब इनको कुछ ने खा लिया तो वापस कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल में जैसे ऊपर जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन उन चीजों का बढ़ता जा रहा है। तो बायो मैग्निफिकेशन हमारे पास देखने को मिलता है। सेल डिस्ट्रक्शन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है सेल्स को अल्टर कर देता है, यानी कि कुछ ऑर्गन्स के सेल को परमानेंटली डैमेज कर देता है, जिससे कि कुछ ऑर्गन्स में ग्रोथ नहीं हो पाती या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। बर्न्स एंड रेडिएशंस इज नॉट इजी टू फील बट इज इजी टू रियलाइज दैट यू हैव बीन अफेक्टेड बाय इट। मतलब एकदम से तुम्हें नहीं दिखता, एकदम से नहीं बर्न्स आते, लेकिन कुछ देर बाद ही एकदम स्किन एकदम रेड पड़ जाती है, सोर्स पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, बहुत खतरनाक सी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा एक्सपोज रहे तो स्किन कैंसर उससे हो सकता है। क्लियर है बात? रेडिएशन की बात करें तो अगर कैसे करते हैं इसको कंट्रोल, प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो रेडियो एक्टिव पावर प्लांट से वेस्ट निकल रहा है उसको बढ़िया से प्रॉपर मेथड ट्रीट करना है और उसके बाद ही उसको डिस्पोज करना है। अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है उसको प्रॉपरली लेबल किया जाए ताकि उसकी हैंडलिंग भी उसी हिसाब से की जाए। अगर मान लो रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उसकी हैंडलिंग ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया। जैसे तुमने मान लो कोई बहुत डेलिकेट, तुमने कोई सेरेमिक का सब कोई स्ट्रक्चर भेज रहे हो कहीं पे, पोर्ट पर से कहीं तुमने भेज दिया, तो उसको पैक कर रहे हो तो एक बढ़िया लेबल स्टिकर लगाना पड़ेगा बड़ा था कि हैंडल विद केयर, या फिर ब्रिटल सब्सटेंस इनसाइड, या फिर ऐसा कुछ कुछ तुम्हें स्टिकर लगाना पड़ेगा ताकि ऐसा नहीं कि उठा के यूं फेंक रहे हैं, ले बेटा पकड़, है ना। तो वहां पे क्या होता है, प्रॉपर लेबलिंग की आवश्यकता है। जब हम बात कर ले न्यूक्लियर पॉल्यूशन की, कुछ ऐसे जो सब्सटेंसेस है जिनको हम भेज रहे हैं, अगर प्रिकॉशन, अगर रेडियो एक्टिव है तो लेबल बढ़िया से करना है। न्यूक्लियर टेस्ट की बैनिंग करनी है, क्योंकि न्यूक्लियर जो है वो बहुत, न्यूक्लियर जो पावर होती है बहुत खतरनाक होती है। वो है ना अपना फिजन और फ्यूजन, दो प्रोसेसेस न्यूक्लियस से ही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है उससे, तो उससे साथ साथ बहुत सारी रेडियो एक्टिव वेव्स भी निकल रही है, तो इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट की बैनिंग। उसके बाद अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को यूज करना है, ऐसे एनर्जी सोर्स जो कि हमारे को एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट ना करे। प्रॉपर्ली इसको स्टोर करना है कि मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो रेडिएशन प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर करने चाहिए ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। रीयूजिंग, अगर डिस्पोज कर, सिंस इट इज नॉट इजी टू स्टोर और डिस्पोज द वेस्ट, इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस लाइक अनदर रिएक्टर एज फ्यूल, देयरबाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। क्लियर है बात? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, बहुत सारा सॉलिड मटेरियल, जैसे कि कुछ प्लास्टिक राग्स हो गए, मेटल वेस्ट हो गया, कंटेनर्स हो गया, कैंस हो गया और बैग्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें क्या आती है। अब इन सब का इम्प्रॉपर डिस्पोजल क्या होता है, अनसैनिटरी कंडीशंस लाता है, और साथ ही साथ वेक्टर बोर्न डिजीज हमारे पास बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सब एक फैक्टर के, इन पे पैथोजेंस आते हैं, फिर वेक्टर्स आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और वो बीमारियों को फैलाते हैं। High standards of living of ever increasing population has resulted in an increase in the quality and variety of waste generated. Waste generation ज्यादा होता है जितना ज्यादा population बढ़ती जाती है। क्लासिफिकेशन अपन करते हैं डोमेस्टिक या फिर रेजिडेंशियल वेस्ट में जो घरों से निकल रहा है, फिर म्युनिसिपल वेस्ट में जैसे कि स्ट्रीट वेस्ट, डेड एनिमल्स, मार्केट वेस्ट, अबैंडन्ड व्हीकल्स। कमर्शियल वेस्ट हमारे पास जो कि रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्केट्स, वेयर हाउसेस से निकलता है, ऑफिस से निकलता है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह से। गार्बेज जैसे कि स्टोरेज, सेल ऑफ प्रिपरेशन, कुकिंग, सर्विंग ऑफ फूड, इनके जो प्रोसेस से जो वेस्ट निकलता है वो गार्बेज आ गया, ठीक है। फिर रबिश, इट इज अ जर्नल टर्म अप्लाइड टू सॉलिड वेस्ट ओरिजिनेटिंग इन हाउस होल्ड, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग गार्बेज एंड एशेज, तो उसको अपन रबिश बोलते हैं। व्हाट रबिश, ठीक है। एशेज, एशेज क्या है, बर्निंग के बाद हमारे पास रेजिड्यू बचता है, फाइनली जो सिलिका एल्यूमिनेट्स वगैरह चीजें बच जाती हैं वो सब एशेज होती हैं। व्हेन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज, दीज वेस्टेज आर क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्लियर है बात? फिर उसके बाद बल्की वेस्टेज होते हैं हमारे पास, जैसे कि कुकर्स, रेफ्रिजरेटर्स, व्हीकल के पार्ट्स, फर्नीचर, क्रेट्स, ये सब हमारे पास बल्की वेस्ट में आ जाते हैं। फिर स्ट्रीट स्वीपिंग, जैसे कि स्ट्रीट पे क्या होता है, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, डर्ट, डस्ट, लीव्स, पेपर वगैरह, इन सबसे वेस्ट आते हैं। उसके बाद डेड एनिमल्स और कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे कि अर्थ, स्टोन्स, कंक्रीट, ब्रिक्स, लंबर वगैरह वो सब ऐसे ही पड़ा रहता है।
उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे पास है और हैजार्डस वेस्ट है, जैसे कि अभी बात करी ना, सॉल्वेंट, पेंट, पेस्टिसाइड, पैथोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो सब आ जाता है हैजार्डस वेस्ट में। उसके बाद सीवेज वेस्ट होता है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है सीवेज ट्रीटमेंट के कारण, मतलब वाटर में जो हमारा स्लज होता है ना, जो कि जनरली उसका मेन कॉम्पोजिशन क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर एनिमल एक्सक्रीटा, वो सब हमारा स्लज आ जाता है। अब सॉलिड वेस्ट के प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती है, रोडों पर ऐसे हीप्स बन जाती है, तो उससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, गंदी गंदी स्मेल आती है और अलग अलग इंसेक्ट्स और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स वहां पर ब्रीड करते हैं, उनको एक जगह मिल जाती है, साइट मिल जाती है। सॉलिड वेस्ट में टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं, बायोलॉजिकल फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को वो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी वेस्टेज होते हैं हमारे पास, प्लास्टिक कैंस और मटेरियल जो कि नॉन टॉक्सिक हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक हमारे नेचर में परसिस्ट करते रहेंगे और फिर उनको हमें कुछ और मेथड से डिस्पोज करना पड़ता है। डिस्पोज कैसे करते हैं इनका, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, डंपिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। देखते हैं क्या करा। सबसे पहले सैनिटरी लैंडफिल्स डायग्राम देखते हैं। ये आ गया हमारा सैनिटरी लैंडफिल्स का डायग्राम, यानी कि एक गाड़ी जा रही है, घर घर जा रही है, मतलब कॉलोनीज में जा रही है, वहां से उन्होंने क्या किया, वेस्ट इकट्ठा किया और उसको एक लैंडफिल में जाकर डाल दिया। अब वहां पे उस लैंडफिल में क्या हो रहा है, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं जो कि उसमें से यूजफुल मटेरियल को हटा रही है और डिग्रेडेबल मटेरियल को अलग कर रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर रही है, ताकि प्रॉपर सभी का मैनेजमेंट हो सके। क्लियर है बात। फिर उसके बाद लैंडफिल ऑपरेशन से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हमारे पास फेटल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स बरीड अंडर वेस्ट पाइल्स, मतलब कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं जैसे कि वल्चर्स वगैरह हो गए, तो वो एक्सीडेंट हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हो सकता है, हैवी व्हीकल्स के कारण रोड में डैमेज हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है लोकल एनवायरमेंट में, मतलब अब तुमने एक जगह पे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा कर दिया, आसपास कोई वाटर बॉडी होगी या फिर आसपास का जो पूरा रीजन है वो थोड़ा कंटामिनेटेड हो जाएगा। उससे निकलने वाली जो मेथेन गैस है वो ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और डिजीज प्रोड्यूसिंग वेक्टर्स जो है उनको एक हार्बरिंग साइट मिल जाती है, यानी मच्छर मक्खी जो होते हैं उनको एक साइट मिल जाती है। लैंडफिल के टाइप्स क्या होते हैं देखो, ये हमारा एक लेशिट कलेक्शन सिस्टम हो गया, ठीक है। यहां पे हम एक कवर डाल दिया और यहां पे एक गैस कंट्रोल डाल दिया, मतलब यहां से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने यहां से रिलीज करा दिया। ग्राउंड वाटर में ये नीचे तो नहीं जा रहा है, उसके लिए अपने सिस्टम बनाया बीच में, ग्राउंड वाटर को कंटिन्यूसली हमने क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और यहां से निकलने वाली मेथेन जो है उसको भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। क्लियर है बात। प्रॉब्लम्स क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका थोड़ा कॉस्टली होता है, लिनियर्स ऑफन डेवलप क्रैक्स एज इट रिएक्ट्स विद वेरियस केमिकल्स, और अगर क्रैक्स होता है तो वो वेस्ट जो होता है वो ग्राउंड वाटर में जा सकता है, सीप कर सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि उसको हमने पूरा कवर कर दिया, एयर पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, फायर हैजर्ड्स कम हो जाते हैं, मेथेन गैस जो है उसको फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं। इंसिनरेशन एक तरीका है, क्या किया, उसको जला दिया डायरेक्ट। इंसिनरेशन क्या है, उसको जला दिया, कंबशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, रिकवरी ऑफ यूजफुल मटेरियल्स एंड एनर्जी, इंसिनरेशन के बाद हमें एनर्जी मिल रही है और हो सकता है उन गैसेस में कुछ कुछ यूजफुल मटेरियल जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Varying solid waste loads are converted to small volumes of ash which can be controlled. Limitations क्या है, controversial method of waste disposal due to issues such as emission of gaseous pollutants. Incineration बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वेस्ट को तो तुमने कम कर लिया, बहुत ज्यादा वेस्ट का जो मास है वो तुमने कम कर लिया, बट गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है इससे, ठीक है। फ्लाई ऐश जो है वो डेंजरस टॉक्सिन्स को कंटेन करती है और हेल्थ पर और एनवायरमेंट पर काफी उसके हैजार्डस इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपोस्टिंग एक काम कर सकते हैं हम, कंपोस्टिंग क्या होता है, खाद बनाना या फिर मैन्यूर का फॉर्मेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, उन्होंने डिग्रेडेबल मटेरियल को, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया इनटू ह्यूमस यानी कि मैन्योर, और उसको हमने यूज कर लिया एज अ न्यूट्रिशन सोर्स फॉर प्लांट्स, तो हमने खेतों में यूज कर लिया। अब उसके बाद कंपोस्टिंग के लिए कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं, और कंपोस्टिंग भी कई टाइप की होती है। वर्मी कंपोस्टिंग होती है जिसमें हमने वर्म्स को ऐड कर दिया, रेड वर्म्स को, जो लाल कीचुए होते हैं उनको अपन ने यूज कर लिया, ठीक है। तो वो हमारे पास पूरा वर्मिंग कंपोस्टिंग हो जाती है। अब कंपोस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है, क्लीन है, चीप है, सेफ है। अब उससे क्या है, जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की रिटेंटिविटी है सॉइल में वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं हमारे पास,
केमिकल जो हमारे को एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है इससे, सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन रहता है, सॉइल को कल्टीवेट करना आसान हो जाता है, सॉइल को पोरस बनाता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी करता है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है, वीड्स की ग्रोथ कम हो जाती है, एंड उसके बाद क्या क्या है, डिस्पोजल गार्बेज कम हो गया क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, कंपोस्ट में बना लिया। क्लियर है बात? तो ये सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। अब आर की बात करते हैं। सबसे पहले रिसाइकलिंग क्या है, रिकवरी है एंड रीयूज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेस्ट। रिसाइकलिंग करा मतलब लार्ज सॉलिड वेस्ट जो था उसको हमने वापस यूज किया, ठीक है। सॉलिड वेस्ट recycling refers to reuse of manufactured goods from which sources such as steel, copper, plastic can be recovered and reused। उन मटेरियल्स को वापस यूज कर लिया और किसी और गुड बना के हमने उसको वापस यूज कर लिया। तो वेस्ट मैनेजमेंट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस प्रायर टू कंपोस्टिंग, इंसिनरेटिंग एंड लैंडफिल्स। क्लियर है? रिसाइकलिंग कीप्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ लैंडफिल, कंजर्व रिसोर्सेज एंड सेव एनर्जी। तो इसी चीजों पर आजकल बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि बढ़िया रिसाइकलिंग के हमारे पास टेक्निक्स आते हैं जो कि काफी एफिशिएंट हो। क्लियर है बात? आगे बढ़ते। 4 R's वापस रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे पहले रिफ्यूज यानी कि अपना जो, देखो जो भी हम वेस्ट जनरेट करने सब हमारे हाथ में है, तो जितना हम उसको कम यूज करें, ऐसा जो मटेरियल जो कि वेस्ट को जनरेट करेगा, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, तो उनका जो यूसेज है उसको कम किया जाए, ठीक है। स्ट्रॉ एंड कॉफी वगैरह हो गए, इको बैग्स को यूज किया जाए, तो जो हमारा मटेरियल ऐसा है जो कि पॉल्यूशन करेगा उसको कम यूज किया जाए। उसके बाद हो गया रिड्यूस, पार्ट ऑफ थ्रोइंग अवे लेस इज बाइंग लेस, पार्ट ऑफ थ्रोइंग अवे लेस इज बाइंग लेस। क्लियर है? एंड बीइंग मोर माइंडफुल एज अ कंज्यूमर बिफोर परचेजिंग समथिंग, कंसिडर वेदर यू रियली नीड इट और हाउ मेनी यूजेस यू विल गेट आउट ऑफ इट। मतलब बहुत ज्यादा मतलब नीड वाली चीज होनी चाहिए, वांट वाली नहीं। मतलब नीड है तो यूज करो, वांट है तो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक बैग खरीदे ही जा रहे हैं, ये भी डालूंगा ये भी डालूंगा। तो नीड वाला प्रॉपर्टी यहां पे बोला गया, ठीक है। डोनेट ओल्ड क्लॉथ्स एंड एनी आइटम्स इन गुड कंडीशन टू चैरिटी इंस्टेड ऑफ टॉसिंग देम आउट, क्योंकि वो किसी के यूज में आएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वेस्ट। रीयूज करो, किसी भी चीज को बाहर फेंकने से पहले उसको सोच लो कि क्या वापस उसको यूज करते हैं। अब अपन तो इंडियन होते हैं, अपन कुछ भी लेके आते हैं बाहर से, मान लो एक पीनट बटर का डब्बा ले आए, अब पीनट बटर खत्म हो गया उसमें से, मम्मी क्या करेगी, बढ़िया धो के दाल रख लेगी उसमें, या कर लेगी नमक रख लेंगे उसमें। तो हमारे पास बढ़िया रीयूज करते रहते हैं। रिचार्जेबल बैटरी यूज करनी होती है, ठीक है। कॉफी बैग्स होते हैं, जो टी बैग्स होते हैं, कॉफी बैग्स होते हैं, उनको वापस हम क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऐसे ऐसे करके अपन रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकल, अगर रिफ्यूजिंग, रिड्यूसिंग और रीयूजिंग के बाद भी कुछ मटेरियल बच जाता है तो हमारे पास होता है रिसाइकलिंग। क्या है? मेक श्योर टू प्रॉपरली सोर्ट एंड क्लीन योर आइटम्स बिफोर ब्रिंगिंग देम टू रिसाइकलिंग सेंटर्स। क्लियर है? एडवांटेजेस क्या है? रॉ मटेरियल कम लगता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट, अब उसको ट्रीट नहीं करना पड़ रहा है, वापस उसको रिसाइकल कर रहे हैं। एनर्जी बचती है, मनी बचता है, और मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट्स, पॉल्यूशन कम होता है। रिसाइकलिंग पेपर से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन कम होता है। ऐसी काफी सारी हमारे पास फायदे हो जाते हैं। डंपिंग क्या है? ओपन डंपिंग, यानी कि ओपनली उसको जाके हमने फेंक दिया। लैंड डिस्पोजल साइट एट विच सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ मैनर दैट डज नॉट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट आर ससेप्टेबल टू ओपन बर्निंग। क्लियर है बात? और वापस ये ब्रीडिंग ग्राउंड एक हमारे पास बन जाता है। तो ये डंपिंग हो गया। अब आ जाते हैं आखिरी चीज यूनिट 2 की, डिजास्टर पे। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर इज अ सडन calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and cause human, material and economic or environmental losses that exceed the communities or society's ability to cope using its own resources। अब इतनी सारी चीजें कह दी। वो तो डिजास्टर क्या है? एक बहुत सडन है और calamitous events है जो कि फंक्शनलिटी को, पूरी सोसाइटी की फंक्शनलिटी को खत्म कर देता है, साथ ही साथ बहुत बड़े लेवल पर लाइफ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसोर्सेज को डैमेज कर देता है, जो कि उस सोसाइटी की एबिलिटी में नहीं होते उनको कोप करने के, बहुत जल्दी कोप करने के। तो वो सब होता है हमारे पास डिजास्टर, यानी कि वल्नरेबिलिटी प्लस हजार्ड बाय कैपेसिटी इक्वल्स डिजास्टर। अच्छा, ये इक्वेशन दिख रही है ना, जितना ज्यादा वल्नरेबिलिटी, जितना ज्यादा हजार्ड, उतना बड़ा डिजास्टर, और जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतना कम डिजास्टर। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी चल रहा है। बढ़िया रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ डिजास्टर हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि विंडस्टॉर्म्स, फ्लड, अर्थवर्म्स, सुनामी। एनवायरमेंटल इमरजेंसीज हो सकती है
उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज हो सकती है. इट कंबाइंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल दैट मे बी ड्यू टू फूड शॉर्टेज और फेलिंग इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सॉर्ट इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस. पेंडेमिक इमरजेंसीज हो सकती है, यानी कि एक बड़े लेवल पर एक इन्फेक्शियस कंटेजियस डिजीज जो है स्प्रेड कर रही है. अब डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलांच, फॉरेस्ट फायर लगभग होती रहती है. मतलब जैसे ये नेपाल वाला रीजन जो हो गया, यूपी वाला रीजन, यहाँ पे अर्थक्वेक का हॉटस्पॉट है, बहुत बढ़िया हॉटस्पॉट आते रहते हैं. हमारा क्या बोलते हैं, फॉल्ट जोन है ये, सिस्मिक जोन है ये. फिर अपना इधर वेस्ट बंगाल साइड में चले जाओ तो इधर क्या होता है, बहुत सारे साइक्लोन्स, उड़ीसा और ये सब आते रहते हैं. फिर अंडमान निकोबार, इधर भुज इलाका हो गया गुजरात में, इधर कश्मीर में उरी हो गया, तो ये काफी हाईली सेस्मिक जोन्स है ये, तो यहाँ पे ये भूकंप आते रहते हैं. तो हमारे इंडिया में काफी वल्नरेबिलिटी है, अलग अलग डिजास्टर्स यहाँ पे आते रहते हैं. इंडिया की कोस्टलाइन काफी बड़ी है, तो वहां पे हमारे पास साइक्लोन आते रहते हैं. द इंडियन ओशन इज वन ऑफ द 6 मेजर साइक्लोन प्रोन रीजन इन द वर्ल्ड. जो 6 मेजर साइक्लोन के रीजन है उनमें से इंडियन ओशन एक है. इन इंडिया साइक्लोन्स अकर यूजुअली बिटवीन अप्रैल एंड मई. अप्रैल, मई और दिसंबर, अक्टूबर के बीच में साइक्लोन आ जाता है. द ईस्टर्न कोस्टलाइन इज मोर प्रोन टू साइक्लोन. इट इज हिट बाय 80% ऑफ टोटल साइक्लोन जनरेटेड इन द रीजन. मैंने बोला ना ईस्ट साइड, मतलब वेस्ट बंगाल वाली जो साइड है और उड़ीसा वाली जो साइड है, वहां पर जनरली हमारे पास साइक्लोन आ जाते हैं. ड्रॉट्स क्या है, पेरेनियल फीचर इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया. जैसे कि जहां पर हमारे पास एवरेज रेनफॉल से काफी कम हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, ड्रॉट्स वाली कंडीशन हो जाती है, एरिड कंडीशंस हो जाती है. अर्थक्वेक कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हैजार्ड. और हमारा क्योंकि हिमालयन रीजन आ जाता है, सब हिमालयन रीजन, हमारी जो प्लेट है ना, एशिया वाली प्लेट से आके मिली हुई है, तभी तो हिमालय बना है, और वो रीजन जो है सिस्मिक जोन क्रिएट कर देता है, तो हमारे पास काफी अर्थक्वेक आ जाते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म्स, ध्यान से पढ़ो. Disaster management refers to how we can protect and preserve maximum number of lives and property during a natural disaster. ताकि प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो मैक्सिमम नंबर, जितना हो सके उतना ज्यादा लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. But in a broader view, it can be defined as the organization and management of resources and responsibilities for dealing it with all humanitarian aspects of emergencies. Emergency के कारण जो resources है हमारे पास, उसका मैनेजमेंट भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है. क्लियर है? प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ये 3 चीजें होती हैं जिनमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं. क्लियर है? हमारे पास है डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर हो गया, रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर, रिकवरिंग फ्रॉम डिजास्टर एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिजास्टर. मतलब पहले ही प्रिपेयर कर लिया, प्रिकॉर कर लिया, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले ही प्रिवेंशन रखे हुए, रिस्क को कम कर रहे हैं. लेकिन फिर भी डिजास्टर अगर हो जाता है तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, रिकवर करना है डिजास्टर से, एंड देन उसके बाद वापस से उसके रिड्यूसिंग पे काम करने लग जाना है. तो ये हमारे पास आ जाता है. फ्रॉम मैनेजमेंट टू मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है इन विच अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज दैट रेंज फ्रॉम फोरकास्टिंग, वार्निंग, इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन आर इंक्लूडेड. बहुत सारी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाती हैं. पहली रिडक्शन वाली काम, मतलब पहले हम प्रिवेंशन काम कर रहे हैं. प्रिवेंशन क्या क्या है, फोरकास्टिंग है, वार्निंग है, इवैक्यूएशन है और ये सब है. अब डिजास्टर जब हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, लोगों को सर्च कर सकते हैं. तो वो सब चीजें, सर्च, रेस्क्यू, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन और बाद में रिहेबिलिटेशन, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है. It is also multi-sectoral as it involves administrators, scientists, planners, volunteers and communities. हम इंजीनियर से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी भी जरूरत होती है इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि ये करना है ना, रिहेबिलिटेशन करना है, सर्च, रेस्क्यू, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन, इन सभी में इंजीनियर्स भी तो काम करेंगे, फोरकास्टिंग में भी तो इंजीनियर्स काम करेंगे. तो हमारे को ये मल्टी सेक्टरल रोल्स होते हैं इनमें खूब सारे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, साइंटिस्ट, प्लानर्स, वॉलंटियर्स, कम्युनिटीज और इंजीनियर, सबका रोल होता है इनमें. तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉड रीजन है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर दे. साइकिल क्या है, वापस वही, प्रिवेंशन करो, प्रिपेयर रहो, हो गया तो रिस्पॉन्स करो, रिकवर करो, फिर वापस प्रिवेंशन पे लग जाओ. क्लियर है बात? चलिए, तो रिस्पॉन्स हो गया सबसे पहले, मतलब रिस्पॉन्स मेजर्स आर यूजुअली दोज विच आर इमीडिएटली प्रायर टू एंड फॉलोइंग डिजास्टर इम्पैक्ट. मतलब जस्ट इमीडिएटली तुम पहले फोरकास्ट कर रहे हो, मान लो एक साइक्लोन आने वाले, फोरकास्टिंग होगी उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, कि इतने समय पर ये हिट करेगा, तो पहले ही वहां से इवैक्यूएशंस हो गए. ठीक है, या फिर ऐसा कोई हमारे पास
इवेंट है जिसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। जैसे अर्थक्वेक मान लीजिए, अर्थक्वेक आया कोई है, मान ले 4-5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, तो अब आ चुका है वो, उसको पहले से हम फोरकास्ट नहीं कर सकते थे, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में ये है कि हम तुरंत उस प्रक्रिया, उस जो डिजास्टर उसके प्रति रिस्पॉन्ड करें। तो वो आ जाता है अपना रिस्पॉन्स में, ठीक है। इंप्लीमेंट करो प्लान को, काउंटर डिजास्टर सिस्टम लगाओ, सर्च एंड रेस्क्यू चालू कर दो, इमरजेंसी फूड, शेल्टर, मेडिकेशन, सर्वे असेसमेंट और इवैक्यूएशन करवाई जाए। रिकवरी क्या है, मतलब इसमें हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनमें हम रिकवरी डालते हैं, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। प्रिवेंशन मतलब अगर इवेंट है वो हो ही ना, उससे पहले हमने कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस किए, तो वो आता है हमारे पास प्रिवेंशन। अब मिटिगेशन क्या है, जब हमारे पास इफेक्ट आ रहे हैं डिजास्टर के, यानी कि डिजास्टर जो है हो चुका है तो उसके इफेक्ट्स को मिटिगेट करना या फिर कम करना, तो वो आता है हमारा मिटिगेशन में। क्लियर है बात। अब लास्ट में आता है हमारा प्रिपेयर्डनेस, formulation and maintenance of valid up-to-date counter disaster plans, special provisions for emergency actions and the provisions for warning system, emergency communication, public education and awareness, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड टेस्ट। अब अगर वो हो चुका है तो जैसे वो स्कूल्स में टेस्ट होता है ना अर्थक्वेक वाला, कि टेबल के नीचे छुप जाओ, कोने में चले जाओ, बुक्स को सर पे रख लो, सर को बचाना है, तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए हमको इन कंडीशंस ऑफ डिजास्टर्स। क्लियर है बात। फ्लड की बात करते हैं। फ्लड क्या होता है, जब वाटर जो है ड्यू टू हैवी रेन या फिर जैसी किसी कारण से अगर लेवल बढ़ जाता है, रिवर का किसी कारण से लेवल बढ़ जाता है, सी वाटर लेवल, तो उससे कारण क्या होता है, फ्लड हो जाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल से पानी जो है ऊपर आ गया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड होते हैं, एक होता है फ्लूवियल या फिर रिवरीन फ्लड्स। ये क्या होता है, ये तब होता है जब वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ओवरफ्लो कर देता है रिवर से या फिर स्ट्रीम से, और मोस्ट कॉमनली इसी को बोलते हैं अपन फ्लड। जनरली अगर कहा जाए कि बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में हम कौन से वाला बाढ़ बोलते हैं, वो ये वाला बाढ़ होता है, फ्लूवियल या फिर रिवरीन फ्लड्स। क्लियर है। द मोस्ट कॉमन एंड कैन अकर इन साइज चैनल फ्रॉम स्मॉल स्ट्रीम्स टू ह्यूज स्ट्रीम्स। जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आने से क्या होता है, लेवल बढ़ गया उसका तो हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एक फ्लैश फ्लड। ये जनरली कहां पे दिखता है हमें देखने को, ये एकदम से लेवल में इंक्रीज आ जाता है। अभी फ्लैश फ्लड यहाँ पे डायग्राम तो सी का दे रखा है, बट हमें देखने को ये डेजर्ट में भी मिलते हैं। मतलब डेजर्ट में क्या होता है, कुछ अब जो सैंड है उसकी वाटर जो हमारे पास वो जो होता है ना, पत्थर वाले इलाके होते हैं, पथरीले इलाके होते हैं, कुछ टीले खड़े हो जाते हैं, पत्थर चट्टाने खड़ी हो जाती हैं, तो एकदम से अगर किसी रीजन में, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में प्रेसिपिटेशन होती है ना हल्की सी भी, तो उससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है नहीं सैंड की, और वाटर को वो जल्दी से सीप नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जितना पानी प्रेसिपिटेट हुआ वो एकदम से बहुत स्पीड से एकदम इंटेंसली आगे आ जाता है और पता भी नहीं चलता, मिनटों में बाढ़ आ जाती है और एकदम से खत्म भी हो जाती है। तो वो होता है हमारे पास फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस हाई वेलोसिटी torrent of water that occurs in an existing river channel with a little or no notice। एकदम से जो आ गया उसे बोलते हैं अपन फ्लैश फ्लड्स। बहुत डेंजरस है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि बिना वाला तुरंत टपक जा रहा है, तो वो होता है हमारे पास फ्लैश फ्लड्स। क्लियर है बात। अब क्योंकि हाई स्पीड होती है तो डेबरीज भी उड़ती उड़ती आ रही है, एकदम कुछ पत्थर वत्थर आ रहे होंगे या फिर कुछ चीजें आ रही होंगी, तो उनसे काफी चोट वगैरह लग सकती है, डिस्ट्रक्शन उससे हो सकता है। फिर उसके बाद कोस्टल फ्लड्स होते हैं। कोस्टल फ्लड्स कहाँ होते हैं, अलोंग द एजेस ऑफ ओशंस, जो कि किसके कारण आते हैं, स्टॉर्म्स के कारण आते हैं, यानी वेव्स के कारण आते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कोस्टल फ्लड्स होते हैं। ड्यू टू इंजीनियरिंग इश्यूज, फ्लडिंग में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय मैन मेड इश्यूज सच एज वीकली कंस्ट्रक्टेड डैम। तुमने ऐसा डैम बनाया जो कि कंस्ट्रक्ट सही से नहीं हुआ, तो आसपास के इलाकों में फ्लड आ सकती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, केरला फ्लड ड्यू टू इडुक्की डैम फेलियर। क्लियर है बात। ये देखो, ये जो डैम है, अगर ये डैम की कंस्ट्रक्शन में सही से नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, यहां से इतना सारा जो स्टोर्ड वाटर है वो सारा का सारा एकदम से बाहर निकल जाएगा और उससे फ्लड आ जाएगी। तो फ्लड कंट्रोल एंड फ्लड रेस्क्यू रिलीफ, ये हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि रेगुलेटर्स, रन ऑफ स्टोरेज, कैनाल्स, डैम्स, डाइक्स, और ये क्या लिखा है, सिवरिंग सिस्टम और डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि मतलब डाइवर्स कर दे, पानी को फैला दे। जैसे कि प्लांट्स होते हैं ना, जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो फ्लड से हमको बचाता है बहुत ज्यादा।
तो अगर फ्लड ना हो तो फ्लड बहुत तेजी से ट्रैवल करेगा, सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। वहीं अगर प्लांट हो तो फ्लड की स्पीड भी कम हो जाती है, सॉइल इरोजन भी हमारे पास मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं ड्यूरिंग अ फ्लड? सीक अ हायर ग्राउंड, डू नॉट वेट फॉर इंस्ट्रक्शन। सोचना नहीं है कि कौन क्या बोलेगा, बाढ़ आ गई पता चल गया तुरंत किसी हायर ग्राउंड पे पहुंच जाओ। फ्लैश फ्लड के लिए अवेयर रहो, अगर इफ यू आर इन एरिया वेयर देयर इज एन एरिया विच इज प्रोन टू फ्लैश फ्लड्स। बी रेडी टू इवैक्यूएट इफ इंस्ट्रक्टेड, टर्न ऑफ यूटिलिटीज एट मेन स्विचेस एंड अनप्लग अप्लायंसेस, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इफ इट्स वेट। मतलब बाढ़ आ गई है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे के सारे बंद कर दो। अगर घर को छोड़ना ही है तो मूव वाटर में मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर 6 इंचेस ऑफ वाटर है कैन नॉक यू ऑफ फीट, यूज अ स्टिक टू टेस्ट डेप्थ। उसके बाद मैन होल्स वगैरह होते हैं, कुछ गड्ढे वगैरह होते हैं, तो अगर उसी में जा रहे होगे तो पता लगे गड्ढा पता ना लगे वो लुढ़क गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे घर को छोड़ना नहीं है, हाई प्लेस पे जाना है। इफ नेसेसरी, इफ यू आर गोइंग आउटसाइड तो यूज अ स्टिक टू मेजर द डेप्थ। डो नॉट ट्राई टू ड्राइव ओवर फ्लडेड वाटर, क्योंकि कार जो है तुरंत वो वाटर को झेल नहीं पाएगी, वाटर कार को लेके निकल जाएगा आगे, वाटर कार पलट भी सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, गेट भी नहीं खुलेगा, दिक्कत हो जाएगी। स्टेप्स क्या क्या लेने, वही स्टेप्स है। फ्लड वाटर से दूर रहो, ड्राइव नहीं करना है। उसके बाद कहाँ कहाँ पानी आया है, कहाँ कहाँ चीजें कोलैप्स कर सकती हैं, बिल्डिंग वगैरह वो सब ध्यान दो। पावर लाइन से दूर रहो, मडी वाटर से दूर रहो। टैप वाटर को जब तक ड्रिंक नहीं करना है जब तक तुम्हें एडवाइस ना किया गया हो। फिर बात करते हैं लास्ट हमारी अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं। क्या टर्म्स होते हैं? हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या फिर फोकस। तो फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यूजुअली अंडरग्राउंड ऑन द फॉल्ट जोन। ये होता है हमारे पास हाइपोसेंटर। अच्छा, जनरली ना लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो इसको एपिक सेंटर समझते हैं। देखो जरा, ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है, क्लियर है बात, और ये हमारा नीचे पूरा, ये नीचे लैंड मतलब धरती है ये, और ऊपर हवा है पारी। यहां से अगर मान लो ये पॉइंट था जहां से हमारे पास क्या हुआ, अर्थ को एक ओरिजिनेट हुआ, तो ये हमारे पास होता है फोकस, और इसके जस्ट ऊपर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है एपीसेंटर। क्लियर है बात? जहां से ओरिजिनेट हुआ वो फोकस है, ये हाइपोसेंटर है। उसके ऊपर जो ऊपर वाला क्रस्ट वाला एरिया होता है, रीजन होता है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन एपीसेंटर। क्लियर है बात? जैसे कि अभी जो भूकंप आया था दिल्ली में, उसका जैसे ये देखो डायग्राम दे रखा बढ़िया था अभी, हाँ ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम। मान लो ये हमारा पॉइंट है जहां से वेव्स जो है, ट्रेमर्स जो है ओरिजिनेट हुए, तो इसको फोकस कहेंगे। अब इसके जस्ट ऊपर वाला रीजन क्या है हमारे पास? एपीसेंटर है। क्लियर है बात? तो ये होता है हमारे पास कुछ टर्म्स, और टर्म्स देखते हैं। मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड इज अ नंबर दैट कैरेक्टराइजेस द रिलेटिव साइज ऑफ एन अर्थक्वेक। मतलब मैग्नीट्यूड क्या बताता है ना, हमें ये बताते हैं कि क्या डिस्ट्रक्शन लेवल था, कितना डिस्ट्रक्टिव हमारा अर्थक्वेक था। और ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये जो साइज हम मेजर करते हैं यूजिंग अ सिस्मोग्राफ, हमारे पास रिश्टर स्केल होता है। अब इसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो लीनियर स्केल नहीं होता है, रिश्टर स्केल वो एक्सपोनेंट लॉग वाला स्केल होता है, मतलब बहुत स्पीड से बढ़ता है। मतलब दो मैग्नीट्यूड में अंतर आता है ना, तो 1000 गुना का जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बढ़ जाती है। Intensity. The intensity is a number describing the severity of an earthquake in terms of its effects of the earth's surface and humans in the structure. और ये कौन बताता है हमें? ये हमें बताता है रिचटर स्केल या फिर मर्कैली स्केल। क्लियर है बात? जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सिस्मोग्राफ पर, और उसके जो मैग्नीट्यूड बता रहा है वो हमें इंटेंसिटी जो बता रहा है, कितना डिस्ट्रक्टिव नेचर था, वो बताता है हमें रिचटर स्केल या फिर मर्कैली स्केल। और ये कुछ डायग्राम हमने देखा। क्लियर है बात? सिस्मिक जोन्स इंडिया में देखो, जो रेड वाले जोन्स हैं वो हमारे सिस्मिक जोन्स हैं। ये पूरा रीजन देख रहे हो, यही है ना हिमालयन प्लेट, ये अपना नीचे वाला इंडियन वाला ये प्लेट आके यहाँ पे आके टकराई तभी हिमालय बना। तो ये पूरा रीजन जो है हाई सिस्मिक जोन आ जाता है, फॉल्ट जोन्स में आ जाता है। और एक ये वाला जोन भी हमारे पास फॉल्ट जोन में आ जाता है। क्लियर है बात? आगे, अर्थक्वेक होते क्यों हैं? क्योंकि हमारे नीचे मोल्टन रॉक्स हैं, उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। वो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो करंट मूवमेंट होती है, अब मूवमेंट भी अलग अलग टाइप की होती है। एक मूवमेंट होती है कि वेव्स आ रही है और यूं टकरा गई, और इसके बाद वो ऐसे कर सकती है, एक के ऊपर एक चढ़ गई, या फिर मूव एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ब्रश कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ब्रश कर रही है। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स की देखने को मिलती है, जिनके कारण क्या होता है? शेकिंग होती है, ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, जो कि हम बोलते हैं अर्थक्वेक।
एग्जाम्पल जैसे 2001 का गुजरात वाला अर्थक्वेक, बहुत सारे अर्थक्वेक है। चलिए, अर्थक्वेक में हैजार्ड क्या क्या हो सकते हैं? प्राइमरी हैजार्ड्स आर ग्राउंड शेक होता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, क्या क्या है? ग्राउंड शेकिंग, लैंडस्लाइड्स, लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या है? इट इज अ मिक्सिंग ऑफ सैंड और सॉइल विद ग्राउंड वाटर। शेकिंग के कारण क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर में सैंड और सॉइल जाके मिक्स हो गए। सरफेस रप्चर हो सकता है, बड़े बड़े वो बन सकते हैं, रप्चर्स बन सकते हैं धरती में। सेकेंडरी अर्थक्वेक हैजार्ड्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी के कारण होते हैं, जैसे सुनामी, बहुत खतरनाक। 2011 में जापान की जो सुनामी आई थी, अर्थक्वेक ने उसको ट्रिगर किया था। तो उस अर्थक्वेक का सेकेंडरी अर्थक्वेक हैजार्ड क्या आ गया हमारे पास? सुनामी आ गया। और उस सुनामी ने एक और बहुत खतरनाक डिजास्टर को ट्रिगर किया था, बात करेंगे अभी। फिर उसके बाद सीश और फ्लडिंग, ये तो हमारे पास कुछ सेकेंडरी हो गए हैजार्ड्स। डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थक्वेक के लिए क्या होता है? सेफ को सिक्योर करो, सेफ को, ठीक है। उसके बाद सप्लाईज तुम्हारे पास प्रॉपर होने चाहिए, फाइनेंशियल हार्डशिप्स ना हो। तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया से हमें वो करना चाहिए, सिक्योर रखना चाहिए। अगर अर्थक्वेक हो जाता है तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन वेयर द अर्थक्वेक शेक्स। जब अर्थ हिल रही है तो किसी चीज को पकड़ लो या कोने में चले जाओ, कॉर्नर में चले जाओ। तुम्हारे पास टेबल है, टेबल के नीचे घुस जाओ, आसपास कुशन वगैरह है, पिलो है, बुक्स है, सभी से क्या करना है? सर को बचा लेना है, ठीक है। इंप्रूव सेफ्टी, ओके। इवैक्यूएशन करना, अगर आसपास कोई ओपन एरिया है, अगर आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो घर में ही रहो या हाई ग्राउंड को ढूंढो, ठीक है। आफ्टर द इमीडिएट थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक पास, रिकनेक्ट एंड रिस्टोर, यानी कि सभी से क्या करना है? रिकनेक्ट करना है, और अगर डैमेज है तो वापस उसको रिस्टोर करना है। साइकिलिंग की बात करने, हमारे पास एक लो प्रेशर वाला रीजन होता है जिसके आसपास हवा घूमती है इन सर्कुलर मैनर, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन। तो जो लो प्रेशर का मिडल रीजन होता है उसको बोलते हैं हम आई ऑफ साइक्लोन, वहां पे लो प्रेशर होता है। फिर हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, पोलर साइक्लोन्स जो कि पोलर रीजन में आते हैं, मीजो साइक्लोन जो कि थंडरस्टॉर्म के कारण हमारे पास आते हैं, जिनके कारण हमारे पास टोर्नेडो भी बन सकता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, द साइक्लोन्स अकर इन टेम्परेट जोन्स एंड हायर लैटिट्यूड रीजन। टेम्परेचर जोन्स और हायर लैटिट्यूड रीजन में क्या होता है? एक्स्ट्रा ये वाले साइक्लोन्स होते हैं। अब साइक्लोन बनते कैसे हैं? जो हमारे पास वाटर है, देखो कूलिंग अनइवन होती है अर्थ पे, तो कूलिंग जहां पे अनइवन होती है, जैसे मान लो यहाँ की हवा गर्म हो गई तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी एक्सपैंड करके। इस हवा को फिल करने के लिए क्या आएंगे हमारे पास? कुछ और एक कोल्ड एयर आएगी जो इस हवा को फिल करेगी, एक प्रेशर जोन बन जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है, अगर वो हवा सेम ऐसे नहीं आ रही, मतलब एक ही तो नहीं है कि हवा ये आ रही है उस जगह को फिल करने के लिए, कोई और उधर से भी आ रही होगी, तो कभी कभी क्या होता है एक लो प्रेशर रीजन बनता है और उसके आसपास की जो हवाएं हैं वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, और उस सर्कुलर मूवमेंट के कारण बीच में हमारे पास एक लो प्रेशर रीजन होता है और उसके साइडों में हमारे पास एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है जो कि एक साइक्लोन बन जाता है, बहुत बड़ा। क्लियर है? और वो अपने साथ साथ हाई बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन वगैरह लेके घूमता रहता है। देखो डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। बीच में हमारे पास है आई, काम और क्लियर एकदम, इस मतलब यहां पे तुम बीच में खड़े हो जाओ तुम्हें आसमान एक मस्त साफ दिखाई देगा। वहीं इधर उधर चले जाओ, बहुत रेन हो रही होगी, बहुत तूफान, बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुम आई की तरफ जाते हो ना, हवाएं बहुत स्ट्रांग होती जाती है, मतलब यहाँ की विंड जो है उनकी स्पीड काफी कम होती है। जैसे जैसे तुम आई की तरफ बढ़ रहे हो विंड स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही आई में एंटर करते वहां पे काम एक एरिया तुम्हें मिल जाता है, लो प्रेशर रीजन वहां पे मिल जाता है तुम्हें। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास होता है साइक्लोन। चलिए, अब साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन क्या होता है भाई? बहुत स्ट्रांग विंड्स होती हैं तो उससे क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है, डेब्रीज साथ साथ उड़ रही हैं तो वो हमें डैमेज कर सकती है। वेरी स्ट्रांग विंड्स जो है ट्रीज को, कम्युनिकेशन जो हमारे पोल्स वगैरह होते हैं उन सभी को दिक्कत कर सकती है। लाइफ का भी प्रॉब्लम, लाइफ भी लॉस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉस होता है, और हैवी रेन्स के कारण हमारे पास फ्लड्स भी आ सकते हैं। साइक्लोन्स के टाइम पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? साइक्लोन सीजन से पहले प्रिकॉशन ले लो पहले तो, सबसे बढ़िया बात है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउस को चेक करो, लूज टाइल्स को चेक करो, रिपेयर वर्क्स जो है, डोर्स विंडो सब बढ़िया से रिजिड है, फिक्स्ड है, तो ठीक है बढ़िया। कीप सम ड्राई नॉन पेरिशेबल फूड, मतलब हमेशा जो है तुम रेडी रहनी चाहिए विद अ मेडिकल किट, पहली बात तो। साथ ही साथ इमरजेंसी फूड राशन तुम्हारे पास होना चाहिए, इमरजेंसी राशन। क्लियर है? keep some wooden boards ready to so that the glass windows can be boarded if needed। ग्लास विंडोज को बोर्ड करने के लिए वुडन बोर्ड्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। और डेड वुड्स और डाइंग ट्रीज जो है उनको हटा दो, ताकि स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगे तो सबसे पहले उन्हीं को उखाड़ देंगी। उसके बाद साइक्लोन स्टार्ट हो चुका है, रेडियो
या फिर कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको प्रॉपर बरकरार मेंटेन रखो, ताकि तुम्हें जो है अप टू डेट रहो, तुम इंफॉर्मेशन जो है तुम्हें प्रॉपरली मिलती रहे। मॉनिटरिंग द वार्निंग्स को मॉनिटर करते रहो, और जैसे जैसे तुम्हें बोला जा रहा है वो चीजें फॉलो करनी है। पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू अदर्स एंड बिलीव द इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी थर्ड पार्टी से लेनी नहीं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है रेडियो पे, उस इंफॉर्मेशन को ही तुम्हें यूज करना है। रूमर्स नहीं फैलाने और ना ही बोलने हैं, इग्नोर करना है। पर लैंडस्लाइड हो जाता है हमारे पास। लैंडस्लाइड क्या है? जब सॉइल और रॉक जो है मूव कर जाती है डाउन द स्लोप। अलग अलग चीजें हो सकते हैं हमारे पास, डेबरीज का अवलांच हो जाता है, बहुत सारी डेबरीज एक साथ नीचे आ जाती है। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके? बहुत सारे कारण होते हैं। फ्लड्स हो सकता है हमारे पास, अर्थक्वेक हो सकता है इसका कारण। क्लियर है? लैंडस्लाइड में हमारे पास एक स्टीप जेंटल स्लोप होता है माउंटेन रेंजेस में, और वहां पे क्या होता है, एकदम से बहुत सारी डेबरीज नीचे फ्लो कर जाती है। लैंडस्लाइड के कारण क्या है? स्नो मेल्टिंग या फिर ग्लेशियर की मेल्टिंग, ठीक है। ग्राउंड वाटर का राइज करना, और उससे क्या होगा, हमारे पास ग्राउंड वाटर का राइज करेगा तो उससे लैंडस्लाइड हो जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन से लैंडस्लाइड हो सकती है। लॉस और एब्सेंस ऑफ वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स अगर लूज कर रही है, सॉइल की जो उसकी कोहेसिव पावर है वो खत्म हो रही है, तो उससे भी लैंडस्लाइड हो जाता है। इरोजन से लैंडस्लाइड हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से लैंडस्लाइड होता है। ब्लास्टिंग और माइनिंग से लैंडस्लाइड होता है। एक्शन स्टेप क्या है? अगर तुम अपने एरिया जो है पहले वहां देखो कि वहां पे लैंडस्लाइड होने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, पोटेंशियल प्रोन एरिया है कि नहीं है वो। हैव एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान एंड अ किट ऑफ इमरजेंसी सप्लाईज फॉर योर फैमिली, यानी कि उसमें मेडिसिन और इमरजेंसी राशन वहां पे होना चाहिए। चेक फॉर साइंस दैट द ग्राउंड माइट बी मूविंग, नए क्रैक्स बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, या फिर वो सब चीजें, स्ट्रेंज बल्जेस आ रहे हैं ग्राउंड में, तो वो सब चीजें देखनी होती है, साइंस देखने। लीनिंग ट्रीज रिटेनिंग वाटर और फेंसेस, स्प्रिंग्स और वाटरलॉक्ड ग्राउंड इन एरियाज दैट आर नॉट यूजुअली वेट, तो वही है ना, वाटर लेवल जैसे ही बढ़ रहा है तो उससे भी लैंडस्लाइड आ जाता है। क्लियर है बात? What should you do if you think a landslide is about to happen? क्या करना चाहिए हमको? Evacuate करो, emergency supply की किट लेके तुरंत निकल जाओ। And important documents, contact your local fire, police and civil defense emergency management officer, ताकि वो वहां पे जाके तुरंत उस बात को रिस्पॉन्स दे पाए उस चीज के लिए। Warn neighbors who might be affected and do not return until the site has been inspected, जब तक तुम्हें पता ना जाए, जब तक बताया ना जाए तब तक नहीं जाना वहां पे। क्लियर है? इमरजेंसी मैनेजमेंट, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। क्यों? ये देखो ये एरो बना रखा है, ये एरो बना रखा है, एकदम बढ़िया से पकड़ लेना है और सर को कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे करना है? एक किट बनानी है बढ़िया, जिसमें क्या क्या हो, फूड हो, वाटर हो, बैटरी, रेडियो टॉर्च हो, फर्स्ट एड किट हो, और एसेंशियल मेडिकेशंस हो, और कुछ हाइजीनिक चीजें हो, हाइजीन वाली चीजें हो। इमरजेंसी प्लान होना चाहिए अपने आपके लिए, फैमिली के लिए, ठीक है, कि इमरजेंसी सप्लाई किट कहाँ रखी है सबको पता होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ है, और अगर अर्थक्वेक हो तो शेल्टर कहाँ लेना है, सिविल डिफेंस का सेंटर कहाँ है, ये सब चीजें। क्लियर है बात? अब आखिरी चीज, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट या फिर हॉलोकॉस्ट। न्यूक्लियर डिजास्टर, आप सभी ने शायद वो मूवी देखी होगी, चेरनोबिल, मूवी नहीं सीरीज, चेरनोबिल बहुत बढ़िया सीरीज है। और अभी बात कर रहे थे फ्लड्स, अर्थक्वेक की बात कर रहे थे। अर्थक्वेक से सेकेंडरी हमारे पास कुछ हैजार्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि सुनामी। जापान में 2011 में जो सुनामी आई उसके कारण, सॉरी अर्थक्वेक आया, उसके कारण एक सुनामी आई। वो सुनामी जाके टकराई एक न्यूक्लियर रिएक्टर से, और वहां न्यूक्लियर रिएक्टर में जो की दिक्कत, वो ब्लास्ट हो गया वहां पे, और एक रिएक्टर खराब हो गया, जिसके कारण न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया। देखते हैं आगे। A situation in which an uncontrollable chain reaction arise in a nuclear reactor, वो हो जाता है अपने पास न्यूक्लियर एक्सीडेंट। और हॉलोकॉस्ट क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट मास लेवल, बहुत बड़े लेवल पर लाइफ फॉर्म को खत्म करना, जेनोसाइड कमिट करना, वो सब क्या होता है? हॉलोकॉस्ट में आ जाता है। आगे देखो, न्यूक्लियर एक्सीडेंट के कॉज क्या हो सकते हैं? नेचुरल, जैसे कि सुनामी या फिर अर्थक्वेक्स। उसके बाद इम्प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ प्रोसीजर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत मतलब एक जोक बनता है कि अगर सबसे, जैसे होता है ना कुछ गड़बड़ हो गया तो हम बोलते हैं उप्स, तो सबसे बुरा उप्स कौन बोलता होगा? सबसे बुरा उप्स वो बोलेगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाले स्टेशन में काम कर रहा है, क्योंकि अगर वहां पे रिएक्शन, वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका उप्स जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना खतरनाक हो सकता है कि बहुत बड़े एरिया को वो कवर कर सकता है, यानी कि कह सकते हैं एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े पोर्शन को वो अफेक्ट कर सकता है। तो प्रॉपरली फॉलो करना प्रोसीजर्स को। फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर,
फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टर ड्यू टू विच लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल पॉसिबल हो सकता है, सिस्टम मेलफंक्शनिंग हो, ये सब हमारे पास कॉज होते हैं न्यूक्लियर इवेंट्स के। फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन के कारण थायराइड कैंसर हो सकता है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट लूज कर दोगे, ल्यूकीमिया हो गया, बायो अक्यूमुलेशन हो गया और जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। नॉन बायोलॉजिकल इफेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हो गया, इमीडिएट इवैक्यूएशन करना पड़ता है, क्लीन अप का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ओजोन लेयर को हार्ड करते हैं और न्यूक्लियर विंटर हो जाता है। ये क्या है, द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ सूट आर इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास न्यूक्लियर विंटर हो जाता है। अब इंडिया सेफ है क्या, देखो इंडिया में हमारे पास कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी काफी ज्यादा हमारे पास वो होती है क्या बोलते हैं, वर्किंग होती है, काफी ज्यादा वर्किंग होती है। इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली कितने रिएक्टर्स हैं, यहाँ पे नंबर मिट गया, 110 लिखा है क्या, तो काफी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हमारे, अच्छा न्यूक्लियर वेपन्स लिखा है, ये न्यूक्लियर वेपन्स लिखा है। ओके, तो हमारे पास इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो न्यूक्लियर हम न्यूक्लियर सेफ है कि नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्रॉपर्ली चीजों को मैनेज कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो पहले ट्रेजेडी हो चुकी है, जैसे कि चेरनोबिल और फुकुशिमा, इन ट्रेजेडीज से हम नॉलेज ले और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस करें ताकि ये ट्रेजेडीज जो है दोबारा ना हो। मतलब ये मान लो कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी चेरनोबिल लेवल की कोई ट्रेजेडी होती है तो वो इतना बहुत बड़े, मतलब ये मान लो आधा इंडिया को कवर कर लेगी, तो काफी बड़ा रीजन जो है अफेक्ट होता है न्यूक्लियर से। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया में भी न्यूक्लियर इंसिडेंट्स हो चुके हैं, कौन कौन से, कलपक्कम पावर प्लांट 1987 में, कलपक्कम पावर प्लांट 2002 में, तारापुर पावर प्लांट 1989 में और तारापुर पावर प्लांट 1992 में। तो कुछ इंसिडेंट्स इंडिया में भी हो चुके हैं, बहुत बड़े लेवल के नहीं थे लेकिन हुए हैं। मेन रीजंस क्या होते हैं, वापस वही बात है, नेग्लिजेंस, जो हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना, सेफ्टी मेजर को ना फॉलो करना, ओल्डर टेक्नोलॉजीज पे रहना, अपडेट ना होना, अनस्किल्ड प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करना, या फिर अनरिपेयरिंग ऑफ रिएक्टर्स को मैनेज सही से ना कर पाना। ये रहा फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट 2011 में। क्या हुआ, नॉर्दर्न जापान में अर्थक्वेक आया जिसके कारण एक सुनामी आई, वो सुनामी ने जाके इस रिएक्टर को हिट किया मार्च 11 2011 में, और इसके कारण क्या हुआ, वहां पे वो रिएक्टर जो है डैमेज हो गया और वहां से रेडियो एक्टिव हमारे पास एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया। As of 2016, among those deaths, 1368 have been listed as related to the nuclear power plant. मतलब काफी सारी उसमें डेथ हुई थी। How susceptible is in India to this type of disaster? ये जो जोन्स है, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ रहने चाहिए, ऐसे इलाके में जहां ज्यादा अर्थक्वेक है या फिर कम, ऑब्वियसली ऐसा रीजन जहां पे कम अर्थक्वेक है, यानी कि वीक सिस्मिक जोन्स में। कारण क्या है, क्योंकि ऐसे जोन्स में अर्थक्वेक आता है तो डिजास्टर, जो हमारा रिएक्टर है बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, और हल्का सा डैमेज और रिएक्शन में हल्की सी गड़बड़ बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स वीक सिस्मिक जोन्स में, लेकिन कोस्टल एरियाज में है, क्योंकि ये जो सारा रीजन था अपने पास, ये कश्मीर वाला, नेपाल और इधर ईस्ट वाला रीजन, और ये भुज वाला रीजन गुजरात में, वो सारे रीजन में क्या है हमारे पास सिस्मिक जोन्स है। उसके अलावा जो रीजन बच गया वो हम कोस्टल एरियाज यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रेजेंट है। देयर स्ट्रक्चर इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बट दे हैव नॉट बीन टेस्टेड अगेंस्ट सुनामी के अगेंस्ट को टेस्ट अभी तक नहीं किया गया। द एंटायर कोस्टल रीजन इज बिलीव टू बी वल्नरेबल टू सुनामी, कहीं भी सुनामी आ सकती है। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है with a stockpile of fissile nuclear warheads and share border with 2 other nuclear power states। दो न्यूक्लियर पावर कौन कौन से अपने दोनों पड़ोसी, चाइना और पाकिस्तान। चलिए, the risk from nuclear radiation accident in India is further increased by the region being endemic for iodine deficiency. India is also at a risk of nuclear theft, such as terrorists can use this to obtain nuclear bombs and harm us. Obviously, India is ranked 19th in the nuclear theft according to report of NTI. यहाँ से जो टेररिस्ट वगैरह मटेरियल स्टील कर लेते हैं वो सब चीजें। अब वापस प्रिवेंशन कैसे करना है न्यूक्लियर एक्सीडेंट का, प्रॉपर डिस्पोजल करना है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, अवेयरनेस अमंग पीपल, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, न्यूक्लियर वेपन्स पर बैन, और वायलेशन प्रोसीजर्स की वायलेशन पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्रिमिनल हमारे पास चार्जेस होने चाहिए। क्लियर है बात, तो ये था हमारा, थैंक यू।
तो ये हमारा चैप्टर था यूनिट 2 पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज का, जिसमें मेनली हमारा फोकस था पोल्यूशन पे और डिजास्टर्स पे। क्लियर है बात? पॉल्यूशन का जनरल नॉलेज लगभग सभी को बहुत अच्छे से होगा, इसमें भी हमने काफी चीज अच्छे बहुत डिटेल में कवर कर लिया, डिजास्टर के बारे में अच्छे से जान लिया। तो आशा करता हूं ईवीएस का यूनिट 2 आप सभी को समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ओके।